तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with physics। आप देख रहे हैं दबंग बैच विच इज एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पर हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पूरा फिजिक्स एक ही वीडियो के अंदर करते हैं। दिस इज नॉट वन शॉट बट दिस इज डिटेल्ड वीडियो। एक ही वीडियो के अंदर बच्चा आपको पूरा चैप्टर एग्जांपल के साथ समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसके साथ मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, इससे पहले के 1 2 3 4 5 6 चैप्टर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से तक यहाँ से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक अगर आपने वीडियो मिस किया है तो आप बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि इतना बेहतर कंटेंट डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं बच्चा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक वीडियो देखिए, आपको प्यार हो जाएगा। तो अगर आप पुराना वीडियोस इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर हो चुका है नहीं देखे हो तो कमेंट में पिन किया हुआ प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा, जहां पर आपको सारे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए है, अपकमिंग सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसके साथ बच्चा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप 12वीं बोर्ड में हैं, जो कि है वीडियो देख रहे हैं तो, और आपका नीट भी सामने है, देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। आप किसी ऑफलाइन का हिस्सा हो सकते हैं, किसी ऑनलाइन एजुकेशन एडटेक प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फिजिक्स में डाउट रह जा रहे हैं और आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, आप भीड़ में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार आपका नीट में ड्रॉप लेना पड़ सकता है। आपको आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इट्स अ फैक्ट, कड़वा सच है, क्योंकि आप अपने डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। स्कूल 6 घंटे है, 3 घंटे ट्यूशन में जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको गाइड नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लोगों ने स्टडी मटेरियल तो दे तो दिया है, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो नहीं होगा। इसीलिए याद रखिएगा कि अगर आप 12वीं बोर्ड के साथ साथ अपने नीट को क्रैक करना चाहते हो ना बच्चा, तो आपका बड़ा भाई बाबा एसएसपी भी जिंदा है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बच्चा लोग लाइव क्लासेस, जहां पर आप मुझसे पर्सनल अटेंशन के साथ पढ़ेंगे। हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व करता हूं बच्चा मेरे लाइव क्लासेस के अंदर। इसके साथ इसी अमाउंट के अंदर जो कि सिर्फ 8000 है, इसी 8000 में आपको केमिस्ट्री की भी लाइव क्लास मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम जब बोर्ड की एग्जाम नजदीक आएगी तो हमारे बोर्ड के क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप नीट के सीरियस स्टूडेंट हो तो ये चीज ध्यान से समझिए। आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, आपका दिसंबर तक सिलेबस अगर खत्म नहीं हुआ तो आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। रिवाइज नहीं कर पाओगे तो जब रिवीजन हुआ ही नहीं तो फिर आप मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो नीट जो आपका एग्जाम होगा 2024 में उसे आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इन सब से अगर बचना है तो आप मेरे सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चा। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ मैं यहां पर बच्चों को लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं, जहां पर द बेस्ट पार्ट इज भीड़ नहीं फील है। हमेशा व्हाट्सएप के साथ बच्चे कनेक्टेड होते हैं, हर सप्ताह वीकली टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी सिर्फ 8000 रुपए में आपको 12वीं की बोर्ड्स का भी फिजिक्स मिलेगा, क्रैश कोर्स, ईयर लॉन्ग बैच मिलेगा, दिसंबर तक सिलेबस खत्म। अगले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च में अप्रैल में जब आपका बोर्ड एग्जाम होता रहेगा, तब उसके बाद हम वापस रिवाइज करके बच्चा आपको पूरा मॉक टेस्ट करवाएंगे। यानी गारंटी देता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हमारे लाइव क्लासेस सक्सेस मंत्रा बॉक्स में मिलेगा, उससे आप आराम से 350 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे। फिर रह गई बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में मैं आपको मोटिवेट करके 300 तक पहुंचाऊंगा। यानी नीट का सफर आपका रुकेगा नहीं यहां पर। तो अगर आप मेरे इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लाइव क्लासेस है, तो आप करिए डाउनलोड क्लास 24 एप्लीकेशन। तो क्लास 24 ऐप ये दिख रहा है यहाँ पर। क्लास 24 ऐप इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, सिलेक्ट करिएगा नीट। नीट में जब आप जाएंगे वहां प्रहार बैच दिखेगा बच्चा। प्राइस ओनली 8000 है। इसी 8000 में पूरा लाइव क्लासेस आपको मिलेगा मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे ऑफ होता है ताकि आप पढ़ाई कर सके, और संडे वीकली टेस्ट होता है। समय होता है दोपहर में 2 से 3:30 फिजिक्स का क्लास, और रात को होता है 9 से 10:30 केमिस्ट्री का क्लास। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करिए। अगर ज्वाइन करते वक्त सक्सेस मंत्रा बॉक्स आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर दिए हैं, आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप या फोन करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है दबंग बैच। 12वीं के स्टूडेंट होना बच्चा, चांस मत लो यार, ड्रॉप मत ले लेना। बहुत लोग आपको सिखाएंगे ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन ड्रॉप मत लो यार। आप 200% लगा सकते हो अपना। 11th की फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हो मेरे साथ लाइव क्लासेस में, है ना। तो जरूर ज्वाइन करिए सक्सेस मंत्रा बॉक्स को। अगर मैं बोलूँ कि भैया अगर आप पूछेंगे भैया क्या यूट्यूब से आपके लेक्चर्स देख के नहीं हो पाएगा, मैं कहता हूँ बेटा 200% हो जाएगा अगर तू मेहनत कर सकता है तो। क्योंकि यूट्यूब पर भी मेरे फ्री सेशंस अवेलेबल हैं, और फ्री मॉक टेस्ट भी हम लोग कराते हैं हमारे ऐप पर क्लास 24 पर। तो डाउनलोड जरूर करिए एप्लीकेशन। चलिए, तो अभी इस चैप्टर में आपको पूरा एनसीईआरटी में ये मुद्दे हैं बच्चा, 7.1 2 3 4 7.5 7.6, मतलब एक एक चीज मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा। कुल मिला के 7.8 मुद्दे हैं। ठीक है, इसके बाद इसी टेक्स्ट बुक में जो आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसमें जो एग्जाम्पल है
वो भी समझाऊंगा, और एक्सरसाइज के लिए आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, इसलिए प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, आपको मजा आने वाला है बच्चा। देखिए चैप्टर है आपका अल्टरनेटिंग करंट। हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बड़ा मजा आता है, मुझे पूरा चैप्टर का थीम समझाने में बहुत मजा आता है। देखिए बच्चा, आपको फिजिक्स से प्यार करवाता हूँ। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पर आपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था बच्चा वो था एसी जनरेटर। अच्छा, जो एसी जनरेटर का फॉर्मूला आ रहा था वो था V बराबर में VM साइन ओमेगा टी, यानी इसका जो फॉर्मेट था वो कुछ इस तरीके का था। इसको ना बच्चा सिनुसॉइडल फॉर्म बोलते हैं, या साइन फंक्शन इसी तरीके से होता है कि जहां पर एक बार वोल्टेज मैक्सिमम होगा, फिर वोल्टेज आपका मिनिमम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, मिनिमम नहीं मैक्सिमम रहेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एसी सोर्स कहते हैं। लेंजेस लॉ आपको पढ़ाया था, याद है? लेंजेस लॉ में हम क्या कह रहे थे कि जब यहाँ पर मैग्नेट था, फील करना बच्चा, क्योंकि ये वन शॉट के वीडियो में भी आपको पूरा डेप्थ का क्लास दे रहा हूँ। बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस के अंदर इतना बेहतर फिजिक्स कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल रहा है, तो मजा उठाइए। ये आपका कॉइल है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर था। जब ये मैग्नेट इसके पास आया था और जब ये मैग्नेट इससे दूर हुआ था, क्या गैल्वेनोमीटर ने एक ही डायरेक्शन में मोशन दिया था? नहीं, कभी राइट साइड चला था, कभी लेफ्ट साइड चला था। वो राइट साइड लेफ्ट साइड चलने के पीछे का कारण था कि कभी करंट ऐसी थी और कभी करंट ऐसी थी, जिसे हमने कहा था एसी करंट है। वो होने के पीछे का कारण था लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ ने समझा दिया था कि ऐसा करंट हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, राइट। बट अब इस चैप्टर में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि कभी करंट ऐसे चल रहा है, कभी करंट ऐसे चल रहा है, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है और उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जनरली हम एक नॉर्मल करंट को सोचते हैं, जब दिमाग में आता है तो वो होता है डीसी करंट, बट ये चैप्टर का नाम है बच्चा एसी करंट। अब जरा सोचिए, डीसी करंट और एसी करंट में सबसे बेसिक चीज क्या होगा? अब हर स्कूलों के अंदर और हर ट्यूशन क्लासेस के अंदर ये बताया डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अरे बट उसको फील करना होता है, मैं आपको फील कराता हूं। देखिए, डीसी करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चल रहा है। और क्या करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है? आंसर इज यस। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलता है, करंट आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। मतलब समझिए कि मैं यहाँ पर एक कंडक्टर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप भी फील करो, यहाँ पर एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो करंट ऐसे आएगा, है ना? तो करंट ऐसे आया धबाक करके मेरी बॉडी में घुस गया, राइट। ये है डीसी करंट। बट जरा इमेजिन करिए अल्टरनेटिंग करंट, जो आ भी रहा है अपने वैल्यू के साथ और डायरेक्शन भी लगातार चेंज करते हुए आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ रहे हैं और करंट ऐसे हुए आते जा रहा है मेरे पास, ये कुछ इस डायरेक्शन में, सांप के फॉर्म में। अब बताइए कौन ज्यादा खतरनाक है? इसको महसूस करो बच्चा, मजा आएगा। कौन ज्यादा खतरनाक है इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अब इस पर 100 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए, टिचक्याओं, 100 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में आ गए, टिचक्याओं। लेकिन अगर यही अल्टरनेटिंग करंट आएगा तो एक सेकेंड में ये 120 बार टैप होता है। नहीं समझे? फील करते हैं इस बात को फिर से। देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है वो डीसी करंट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे सांप के फॉर्म में चल रहा है तो वो एसी करंट है। पावरफुल कौन हुआ? एसी ना, क्योंकि वो एक सेकेंड में 120 बार जीरो होता है। ऐसा देखिए, ऐसा, ये इतनी फास्ट प्रोसेस होती है, यहाँ जीरो हो रहा है, यहाँ जीरो हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ रहा है। तो एक सेकेंड में अगर मैं आपको 10 ऐसे 120 बार मारूं तो ये ज्यादा खतरनाक हुआ, या एक बार मारूं वो ज्यादा खतरनाक है? भाई साहब, इसमें बार बार मर रहे हो आप एसी करंट के अंदर। तो अगर आपकी बॉडी से एसी करंट पास हो, वह ज्यादा खतरनाक हुआ या डीसी? ऑब्वियसली एसी, क्योंकि एसी आपकी बॉडी में से जाकर के आपको पूरा ऐसे हिला करके मार रहा है, लेकिन जो डीसी है वो एक बार गया निकल गया, ठीक है, आप बच भी गए। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको महसूस करिए, तभी मजा आएगा, वरना सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ डेफिनेशन से चलता नहीं है काम। तो डीसी क्या है? डीसी करंट को जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो डीसी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे सांप के फॉर्म में चलता है तो आपका एसी करंट है, जो कि इस तरीके का साइन वाला फंक्शन है। ये बात समझ पड़ी? ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एसी करंट मतलब क्यों आया सामने? डीसी करंट ही से ही सब कुछ क्यों नहीं चल रहा था? उसका सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जहां पर जनरेटर लगा होता है, टरबाइन लगा होता है, अक्सर ये नदियों के पास होता है। तो बच्चा, जब टरबाइन चलता है, पानी ऐसे गिरता है, राइट, झरने का पानी ऐसे गिरता है, डैम का पानी गिरता है, और यहाँ पर टरबाइन का ब्लेड होता है, तो ब्लेड ऐसे घूमता है। फील करिएगा, ब्लेड जब घूमता है तो लगातार वही वाली कहानी आ गई, ब्लेड घूम रहा है, इसके अंदर जनरेटर है, लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो ये करंट ऐसे ही बना रहा है। मतलब कि जो भी पावर सप्लाई करती कंपनियां हैं वो एसी ही बना पाती है।
और एसी को ना आसानी से बच्चा एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी इसी चैप्टर में आप एक बहुत जबरदस्त मशीन के बारे में पढ़ोगे, सुना भी होगा, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, हमें वोल्टेज को बढ़ा भी देता है, वोल्टेज को घटा भी देता है। तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए जहां पर मैं जनरेट करूं, बहुत ज्यादा जनरेट कर लूं, और फिर जब घरों तक पहुंचाऊं तो उसको कम कर दूं। आपको पता है हजार हजार वोल्टेज की जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हजार हजार वॉट की, फिर उसे कम किया जाता है, फिर उसे बढ़ाया जाता है। इसी लेक्चर में आप समझोगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बट डीसी के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 120 वोल्टेज की बैटरी 40 एम्पियर की करंट बना रही है एग्जांपल के तौर पर, तो वो 40 एम्पियर ही जाएगी, ना मैं उसे बढ़ा सकता हूँ ना मैं उसे घटा सकता हूँ। इसी वजह से एसी करंट का ज़्यादा एप्लीकेशन होता है कंपैरिजन टू डीसी करंट। हमारे घरों में भी बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो एसी पर ही ऑपरेट हो सकते हैं, क्योंकि घरों में सप्लाई क्या आ रहा है, एसी। आपके घरों में अब हमारे भारत में, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 220 वोल्टेज की बिजली आती है और ऐसा लिखा होता है 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब है समझ रहे हैं? ये 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक सेकेंड में 50 बार ऐसे जीरो होते हुए जा रहा है। ये 1 2 3, देखो यहाँ पर जीरो होते जा रहा है। समझ गए बात को? तो सिर्फ इतना कह देना डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट इनफ नॉलेज। ये नॉलेज है कि समझिए कौन पावरफुल है, क्यों पावरफुल है, कोई क्यों आसान है चला पाना, तो एसी बहुत आसान है। तो इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन थीम यही है बच्चा, कि हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को समझेंगे थोड़ा डीप में जा करके, कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब कोई रजिस्टर के साथ लगता है, जब कोई इंडक्टर के साथ लगता है, जब कोई कैपेसिटर के साथ लगता है। आप कोई भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप इस वीडियोस को देख करके बच्चा आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। एंड यकीन मानिए आपकी फिजिक्स बहुत इंप्रूव होगी। आपको विश्वास नहीं होगा और लगेगा यार इंसान पहले क्यों नहीं मिला, राइट? चलिए, तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, एसी वोल्टेज टू रजिस्टर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चा। सवाल अब यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे, जहां पर भी 3 मार्क्स 4 मार्क्स, दरवाजा पूरा बंद कर दीजिए भैया। जहां पर भी 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आएगा मैं आपको बताऊंगा, और जहां पर भी एमसीक्यू होगा मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड, गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सब जगह पर एमसीक्यू भी है, आपके सीबीएसई में भी है, तो समझना। अब हम ये देखेंगे कि यार अगर एक एसी सोर्स को हम किसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, तो करंट का क्या होता है, वोल्टेज का क्या होता है, वो सारी चीज हम यहाँ पर सीखते हैं। सॉरी बच्चा। चलिए, तो देखिए ये है हमारा वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी, तो V बराबर में VM साइन ओमेगा टी, ये एसी जनरेटर से निकलने वाला वोल्टेज, और यहाँ से चल रहा है करंट। अब हम इस करंट को निकालते हैं कि करंट कितना होगा। बहुत अच्छी चीज़ आप सीखेंगे, मजा आएगा, फील आएगा, ध्यान से देखिए। सो वी हैव वोल्टेज V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 178 है बच्चा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर मैं करंट निकालूँ इस सर्किट में, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज है VM साइन ओमेगा टी और नीचे है रेजिस्टेंस, ये है आपका I। तो बच्चा आप ये जो VM अपॉन में R है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्या हम इसे मैक्सिमम करंट कह सकते हैं? आंसर है हाँ सर। तो ये आपका करंट आ गया I बराबर में IM साइन ओमेगा टी। ये है V बराबर VM साइन ओमेगा टी, I बराबर V बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देन I इज इक्वल टू इतना आ गया। सवाल ऐसा पूछ सकता है 2 मार्क्स में, डेरिवेशन आ सकता है कि एक्सप्लेन द करंट when only register is connected with AC source। तो पहले आप डायग्राम बनाइए, ये 4 लाइन लिख दीजिए, उसके बाद फिर अब आता है ये ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बना है, तो बहुत ही आसान है बच्चा ये ग्राफ समझना। वोल्टेज V बराबर VM साइन ओमेगा टी का ये लाइन है, लाल वाला देख रहे हो आप अच्छे से, ये लाल वाला वोल्टेज है, क्योंकि 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम होगा, फिर 180 पर साइन जीरो होता है, जीरो हो जाएगा, 270 पर ये माइनस होगा, फिर वापस 360 पर जीरो हो जाएगा, फिर ये ऐसे लगातार सिनुसोइडल फॉर्म में प्लस माइनस चलता रहता है। वहीं अगर आप करंट को ऑब्जर्व करेंगे तो करंट का जो मैक्सिमम है वो थोड़ा नीचे है। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू से R जितना डिवाइड है। हियर आई कैन सी IM इज इक्वल टू VM बाई आर, दैट्स वाई इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो थोड़ा सा नीचे है, फिर ऐसा हुआ। लेकिन आप यहाँ एक चीज टेक्निकली नोट करेंगे कि वास्तव में फेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। व्हाट इज फेज? अब जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं फेज, तो फेज का मतलब पोजीशन होता है या एंगल हो सकता है। टेक्निकली फेज मतलब एंगल, और अगर शुद्ध लैंग्वेज में समझे फेज का मतलब, तो फेज का मतलब हुआ अवस्था। आप देखिए करंट की अवस्था वही है जो वोल्टेज की अवस्था है। जहां जहां वोल्टेज मैक्सिमम हुआ करंट भी वहीं मैक्सिमम हो गया, जहां जहां करंट जीरो हुआ वोल्टेज भी वहीं पर जीरो था, जहां जहां वोल्टेज माइनस में गया वहीं वहीं पर आपका करंट भी क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि इन दोनों की अवस्था एक जैसी ही है। इसीलिए टेक्निकली कहा जाता है कि जब भी फेज डिफरेंस,
सॉरी फेज डिफरेंस कलर हम अच्छा लेते हैं। जब भी हमारा फेज डिफरेंस 0 होगा तो इसका मतलब है वह सर्किट में एसी सोर्स के अंदर साथ में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो सकता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ ही पॉसिबल है। तो फेज का मतलब समझ में आया? फेज मतलब अवस्था, जो करंट की है वही वोल्टेज की है। जब जब करंट 0 हो रहा था तब तब वोल्टेज भी 0 हो जा रहा था। अब जरा इसको डीप में समझाता हूं बच्चा, वो फील आएगा, मजा आएगा। तो इस ग्राफ को देखते हुए, करंट के इक्वेशन को देखते हुए, देखिए रजिस्टर का क्या मतलब होता है? रजिस्टर का मतलब होता है यहाँ पर एक लाइट ही लगी हुई है ना, बल्ब। बल्ब में क्या होता है? ऐसे टंक्शन का फिलामेंट होता है और रेजिस्टेंस ही होता है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से जाता है बच्चा तो ये गर्म होता है और हीट के फॉर्म में प्रकाश को बाहर छोड़ता है। तो यहां पर आपको हीट एनर्जी मिल रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से कंज्यूम हो रहा है। तो जरा अगर आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देखते हुए ये पता चल रहा है कि एक कंप्लीट साइकिल में जो करंट की एवरेज वैल्यू है वो तो 0 है। मतलब अगर एक कंप्लीट साइकिल लेता हूं तो करंट का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव 0 हो गया। यहां मैं की पॉइंट बनाता हूं, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन और साइकिल द एवरेज करंट इज 0। ओके, जरा इसको फील करना। अगर करंट 0 हो गया, क्या अगर एवरेज करंट आपका 0 हो गया तो इसका मतलब है करंट 0 हो रहा है एक साइकिल में, तो क्या इसने पावर को खींचा होगा? या दूसरे शब्दों में कहूं, क्या यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई होगी? या दूसरे शब्दों में कहूं, सबका मतलब एक ही है, क्या यहां पर मुझे हीट मिला, एनर्जी मिली, लाइट एनर्जी मिली? अगर हम थियोरेटिकली जाएं तो इन सब का आंसर है नहीं भाई, नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट 0 हो गया। अगर एक एवरेज साइकिल की मैं बात करूं एक चक्कर में, तो करंट तो 0 है भाई। अगर करंट 0 हो गया, करंट ही नहीं जा रहा है, करंट तो टोटल 0 हो गया, क्योंकि जितना ऊपर की तरफ गया फ्लो उतना नीचे की तरफ गया, तो करंट तो 0 हो गया। तो इस हिसाब से आपका पावर 0 होना चाहिए थियोरेटिकली, इन मैथ्स को देखते हुए, इन इक्वेशंस को देखते हुए। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्या आपके घरों में लगी हुई लाइट कभी बुझी हुई दिखती है? नहीं। इस बात को फील करना बच्चा, इस बात को फील करना जो मैं कहने जा रहा हूं। आपके घरों में आ रहा है ऐसा वाला ही सप्लाई, इस तरह का ही। देखिए यहां पर भी 0 हो रहा है करंट, यहां पर भी 0 हो रहा है, बट फिर भी बल्ब चलती ही रहती है, वो 0 होके हुए दिखाई नहीं देती। उसके पीछे का एक कारण है। इसके पीछे का कारण है फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। समझने के तौर पर समझिए, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में 50 बार टैपिंग हुआ, 50 बार 0 हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर करंट आपका 50 बार 0 हुआ मात्र एक सेकेंड में। अगर एक सेकेंड में 50 बार 0 हो रहा है तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है या बहुत फास्ट है? बहुत फास्ट है। हमारी नग्न आंखें, नेक्ड आइज कैन नॉट सी दैट इवेंट कि लाइट 0 हो रहा है। बट आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट सिखाता हूं। आपके पास में कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो, अब हमारे पास तो ठीक है आईफोन 14 दे दिया है, धर्म पत्नी जी ने तो ले लिए हैं। इसमें आज आप किसी भी ट्यूबलाइट में या रोशनी में बैठे हो, इसमें स्लो मोशन का यूज़ करिए। जब आप स्लो मोशन का यूज़ करेंगे आप देखेंगे बच्चा, लाइट आपको ऐसे डीम होते हुए दिखाई देगी। हमें दिखता इसलिए नहीं है बिकॉज ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जब तक करंट 0 होता है हम उसको महसूस करें कि उससे पहले ही करंट वापस आ जाता है, क्योंकि यहां पर इतनी हीट पैदा हो जाती है कि वो हीट हमारे आंखों को दिखती रहती है, लेकिन 0 होता है। चलिए मैं आपको इस वीडियो को ऑन करके दिखाता हूं। आई होप इस वीडियो को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा पास कर देता हूँ। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जहाँ पर मैं 11th के बच्चों को ये सिखा रहा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहे हैं तो साथ में गिरते हैं, हैवी को छोड़ो तो भी। तो एक मोटा पेन मैंने लिया था और एक कलम लिया था। अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप देखिए। इसको स्लो मोशन में लिया है, लाइट आपको बुझती हुई और जलते हुए दिखाई देगी, जबकि लाइट जल ही रहा था। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए दोनों साथ में भी गिरे और लाइट आपको कैसी दिखती हुई दिखाई दे रही है। करेक्ट। तो हमारी ह्यूमन की जो आइज होती है, दे कैन नॉट सी दैट, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जनरली 120 बार करंट 0 हो जाए अगर एक सेकंड में, 120 बार अपनी आंखें पलका ही नहीं पाओगे आप, एक सेकंड में इतना फास्ट होता है। तो जब तक हम उसको महसूस करते हैं कि वापस चालू हो गया, फिर बंद हुआ, फिर चालू, फिर बंद हुआ, तो हीट इतनी प्रोड्यूस हो चुकी है कि आपको दिखता है हीट ही। हीट क्या है बच्चा? लाइट। लाइट क्या है? इट्स अ बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फोटोन्स तो हमारे आईज में जाके टकरा रहे हैं। या आप पढ़िएगा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में। बट आई होप आपको ये चीज समझ में आई है ना। तो अब सवाल यही उठता है कि अगर यहाँ पर करंट आपका 0 हो गया, करंट 0 हो गया, तो क्या इलेक्ट्रिकल कंज्यूम नहीं हुआ, एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई? तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। आपके घरों में लगा हुआ मीटर जो वो है, लाइट क्या दे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर, वो बिजली देता ही है।
सरकार से को आप पैसा दे ही रहे हो, उसके पीछे का कारण है कि वास्तव में जो इसमें करंट चलती है ना, वो करंट एवरेज करंट नहीं होता, वो होता है RMS करंट। लेट मी टेल यू हाउ। देखिए, अब अगर हम पावर की बात करें, करंट भले आपका जीरो हो गया, तो पावर इन AC सर्किट, तो P इज इक्वल टू I²R, करेक्ट। लेकिन अगर हम इसका एवरेज वैल्यू लें, P एवरेज, तो ये जो I है वो है आपका IM का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, राइट बच्चा, इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। P एवरेज इज इक्वल टू IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और मैथ्स में एवरेज को निकालने का तरीका होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उनको हटा दीजिए, IM का स्क्वायर और R मैक्सिमम वैल्यू है, बचता है आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज के साथ। अब हम इसका एवरेज निकालते हैं। ये देखिए बच्चा, इस मैथ्स की आवश्यकता नहीं है वैसे आपके टेक्स्ट बुक में, क्योंकि जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन फिर भी आपको फील है इसलिए मैंने समझाया। मैथ्स का इक्वेशन है, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए हम ये सिंबल का भी यूज़ करते हैं, 1/t 0 to t ft dt, यानी फंक्शन आपका साइन स्क्वायर थीटा था, यही था ना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, इसी का एवरेज आप निकाल रहे हैं, यही फंक्शन है। जब हम इसका एवरेज निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 को मैंने बाहर कर दिया, 1 के साथ dt मल्टीप्लाई हुआ है, तो इंटीग्रेशन 0 to t dt, और cos 2 थीटा का 0 से लेके 2 t एंड देन dt। अच्छा, dt का आंसर t हुआ, तो t - 0, यहाँ cos 2 ओमेगा है, ओमेगा की जगह 2π/t लिखा, फिर स्मॉल t की जगह अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आपका t, फिर माइनस में स्मॉल t की जगह 0 लिखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, cos 4π की भी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 - 1 0 हुआ, t - 0 t हुआ, t से t कटा, तो आंसर कितना है 1/2 आया। यानी जो हमारा एवरेज पावर निकल करके आया, जिसे आपके टेक्स्ट बुक में P बार से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीज़ क्या निकल करके आई, वो चीज़ निकल करके आई कि IM का स्क्वायर R, और जो एवरेज वैल्यू था बच्चा वो आ गया आपका 1/2। तो जो आपका एवरेज पावर है वो देखिए बड़ा स्पेशल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आया। इसका मतलब है कि भले हमारा एवरेज करंट जीरो था, यहाँ जो हमने बल्ब लगाया इसमें एवरेज करंट जीरो है, फिर भी पावर कंज्यूम हुआ। अगर पावर कंज्यूम हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, तभी तो ये जलता हुआ दिखता है। अब जलता हुआ इसलिए दिखता था क्योंकि पावर जीरो नहीं होता, क्योंकि पावर में जो करंट है वो बड़ी स्पेशल है, खास करके AC सर्किट के अंदर। और ये जो स्पेशल करंट है बच्चा, इसे ही स्पेशल करंट को आप अगर इस तरीके से समझा रहा हूँ ना बच्चा, अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर बन जाएंगे, ठीक है। तो स्पेशल करंट को हम RMS करंट कहते हैं, और RMS करंट का मतलब होता है रूट मीन एंड देन स्क्वायर करंट। इसका मतलब ये हुआ कि AC सर्किट के अंदर जो करंट चलती है वो एवरेज से थोड़ी अलग होती है, DC से थोड़ी अलग होती है, जिसकी वजह से हमारा एवरेज पावर जीरो नहीं होता। तो अगर ये आपका IRMS करंट है, तो IRMS इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर बच्चा, तो रूट मीन तो आपने निकाल ही रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा IM/√2। तो रूट भी हो गया, मीन की वैल्यू भी होगी, और स्क्वायर भी हो गया क्योंकि वहां पर स्क्वायर भी है, तो ये होता है आपका IRMS। यानी √2 का मतलब 1.41, इसे ही आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में 0.707 IM रहता है। मतलब ये ऐसी स्पेशल करंट है जो मैक्सिमम की थोड़ी नीचे चलती है, यहाँ पर चलती है 0.707 चलती है। अब तो आपको बात समझ पड़ा होगा, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं समझता है, वही समझता है जो फिजिक्स को फील करना चाहता है। कि अगर आप कह रहे हो कि एक साइकिल पर जीरो हो जा रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लाइट बुझती हुई नहीं दिखती है, वो प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। करंट जीरो है तो इसका मतलब पावर कंज्यूम नहीं होना चाहिए, बट पावर कंज्यूम होता है। पावर कंज्यूम इसलिए हो रहा है बिकॉज करंट नॉर्मल करंट नहीं होती, वो I²R होती है। तो अब अगर हम इसे नॉर्मली इस वाले पावर को, जो हमारा इक्वेशन आया, आप किताब की लास्ट लाइन पढ़िएगा, अभी किताब भी आपको मैं खोल के दिखाऊंगा, कि अगर मैं इसे, ये वाला जो करंट आया, अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पावर के साथ कंपेयर करूं, तो ये मेरा हो जाएगा I²R, ठीक है, IRMS स्क्वायर इंटू आर। तो ये आपका हुआ IRMS इंटू आर, ये हमारा क्या हो जाएगा VRMS, तो ये आपका हो गया VRMS। तो जो हमारा AC सर्किट के अंदर बच्चा पावर निकल करके आया नॉर्मली, वो V इंटू आई है, जिसको हम VRMS इंटू IRMS कह रहे हैं। इज इट क्लियर? बढ़िया से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं हो जाता है, AC सर्किट में अगर कोई रेजिस्टेंस है मतलब लोड है, मतलब उसका रेजिस्टेंस है, तो वो जलता है, भले उसका एवरेज करंट जीरो हो। और यहाँ हमने क्या चीज़ सीखा? IRMS। यहाँ नोट करके लिख लीजिए कि इसी तरीके से अगर VRMS निकालना है तो इसका मतलब हुआ IM/√2, VM/√2। पिक्चर क्लियर बच्चा? तो ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब आपके टेक्स्ट बुक में हम आगे बढ़ते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट फॉर 220 वोल्टेज सप्लाई। तो 100 वॉट है
और 220 वोल्टेज का सप्लाई है। चैप्टर है आपका 7वां। याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन में जब तक मैक्सिमम वोल्टेज ना बोले बच्चा तब तक वह दिया हुआ वोल्टेज आरएमएस ही है। तो आरएमएस यहाँ पर है आपका 220 वोल्टेज। घरों में सप्लाई आरएमएस वोल्टेज की रहती है। पावर दे रखा है बच्चा 100 वॉट। बहुत आसान होते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, बच्चे फिर भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ढंग से इनको समझाया नहीं जाता। उसमें बच्चों की गलती नहीं है, जहाँ से आप पढ़ते हो वो टीचर्स इतना टफ करके इसको बताते हैं कि बच्चों को लगता है चैप्टर टफ है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत प्यारा चैप्टर है। फाइंड द रेजिस्टेंस, तो पहला सवाल है रेजिस्टेंस पूछा है, बताने की जरूरत ही नहीं बच्चा लोग, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, है ना। द पीक वोल्टेज ये VRMS दिया है तो आप VM/√2 कर सकते हो, और द RMS करंट P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो अभी नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा P बराबर वी स्क्वायर बाई आर से, आपका VM भी मिल जाएगा √V से, और P बराबर VI से आपको करंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर एंड फेजर। ये चीज़ थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्या चीज़ है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम लिया गया है, पेज नंबर 181 का। फेजर डायग्राम से हमें रिप्रेजेंट करना है इसे। अब ये फेजर चीज क्या होती है, तो फेजर मतलब फेज मतलब अवस्था को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर डायग्राम। बेसिक मतलब होता है इसका रोटेटिंग वेक्टर। ये इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है, लेकिन 12वीं में इसका जन्म हो जाता है। देखिए ध्यान से, तो ग्राफ ही तो है। क्या है ये चीज, ग्राफ ही तो है। वास्तविकता में अगर हम करंट का इक्वेशन देखें तो वो था Im sin ओमेगा टी, और वोल्टेज का इक्वेशन था बच्चा Vm sin ओमेगा टी। लेकिन करंट थोड़ा पीछे चलता है क्योंकि Im की जो वैल्यू है Vm से थोड़ी छोटी है, और वोल्टेज थोड़ा आगे चलता है। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। इसी चीज को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए जहां वोल्टेज होगा ना बाबू, वहीं पर आपका करंट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कहा था फेज डिफरेंस 0 होता है। तो इसी ग्राफ को एक आसान फॉर्मेट दिया जाता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या होगा, तो जहां पर आपका वोल्टेज होगा वहीं करंट होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि थोड़ा वोल्टेज को बड़ा बनाइए, करंट को छोटा बनाइए, है ना आसान। तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ 0, मतलब फेज डिफरेंस कितना है 0। इट इज 1 मार्क्स MCQ। अब इसी चीज को देखो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। ये है आपका वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, किताब का ही डायग्राम समझा रहा हूँ। एग्जाम में आपको फेजर डायग्राम बनाने को आए तब आपको वो बनाना है और ये बना देना है। ये वोल्टेज है बड़ा वाला, और ये आपका क्या है, करंट है। राइट, दोनों एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है। लेकिन जो हमारा करंट का इक्वेशन था वो था I बराबर Im sin ओमेगा टी, ये रहा। और वोल्टेज है V बराबर Vm sin ओमेगा टी, ये रहा। ठीक है, अच्छा करंट का इक्वेशन ये लिखा है और वोल्टेज का इक्वेशन ये लिखा है। ओमेगा टी उन्होंने टाइम से रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं। अब देखिए ये करंट है, करंट है, करंट है, करंट है, करंट है, ये रहा ना बच्चा, करंट ऐसे चल रहा है ओमेगा T1 पर, और ये वोल्टेज है, वोल्टेज है, वोल्टेज है, वोल्टेज है, ये आपका ओमेगा T1 पर ये वोल्टेज है। मतलब ये रिप्रेजेंट किया है किसी भी टाइम पर, तो ओमेगा T1 टाइम पर ये पूरा रिप्रेजेंटेशन चलता रहता है और ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। खत्म बात, ठीक है। चलिए, तो 7.3 भी होता है आपका डन। अब आते हैं AC वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि अब जो हम एक इंडक्टर को AC के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। क्या यहाँ पर कोई पावर कंज्यूम्ड होगा, क्या यहाँ पर एवरेज करंट 0 होगी, सारी चीजें समझते हैं बढ़िया से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके पास में एक AC सोर्स है, सप्लाई चैप्टर नंबर 6 में AC जनरेटर से आप इतना लेके आए, चलने वाली करंट है I। अब जरा देखेंगे I क्या है। हाँ, ये बात समझ लीजिए बच्चा, ये आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट डेरिवेशन में से एक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चा, और ये डेरिवेशन आपको 4 मार्क्स में भी पूछा गया है, इवन 5 मार्क्स में भी पूछा गया है। और अगर आप इन्हें समझ जाओगे तो इनके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं। दिस इज इंडक्टर विच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 6। इंडक्टर करता क्या, करंट का अपोज करता है और अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और एनर्जी को स्टोर करता है। फॉर्मूला होता है हाफ LI का स्क्वायर, राइट ना। ठीक है सर, इतनी बातें हमें समझ पड़ गई हैं। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। सबसे पहले हमें करंट चाहिए। देखिए यहाँ पर जो AC सोर्स है, मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्टेज का एक सोर्स लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्टेज ही होगा ना। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 9 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, यहाँ का वोल्टेज इसके बराबर होना चाहिए। ऐसा ही तो होता है। अगर 10 वोल्टेज की कोई लाइट लगी हुई है, नीचे 10 वोल्टेज लगा रहे हो, तो 10 वोल्टेज उस खींचेगा कितना, 10 वोल्टेज ही खींच सकता है। तो यहाँ का जो वोल्टेज है हम इसके बराबर करते हैं, V बराबर में Vm sin ओमेगा टी, राइट बच्चा। और ये किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस मिलने वाली वोल्टेज के बराबर। और इंडक्टर के अक्रॉस मिलने वाली जो वोल्टेज होती है वो होती है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, यानी कि L di/dt।
यहाँ से चल रहा है परिवर्तित करंट, अल्टरनेटिंग करंट, चेंजिंग करंट। तो जब ये चेंजिंग करंट इसमें से पास होगा तो ये बनाएगी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लगातार करंट चेंज हो रहा है, लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ डेवलप हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ का ईएमएफ उतना ही होगा जितना कि यहाँ पर हमने एसी सोर्स रखा है। तो ये देखिए इक्वेशन। अब देखिए हमारा मकसद है यहाँ से आई निकालना, तो हम एल डी आई को सब्जेक्ट बना देते हैं। सो एल डी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड देन डी टी। चलिए पक्की बात है, यहाँ तक कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम डी आई इज इक्वल टू लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी डी टी, और यहाँ हमने लिखा एल। बच्चा टास्क क्या था? करंट निकालना ना, कि इस सर्किट से करंट कितनी चल रही है। सो फ्रॉम डी आई टू कैलकुलेट आई व्हाट वी विल डू? इंटीग्रेशन। चलिए तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई, तो वी एम, राइट, मैंने डिफरेंशिएशन बोला तो माफी चाहेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और साइन का क्या होता है बच्चा? कॉस ओमेगा टी, बट माइनस के साथ, और टी के साथ ओमेगा है तो नीचे आ जाएगा, और एल पहले है। फिर से देखिए, पहली बार जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, साइन ओमेगा टी डी टी, टी के साथ ओमेगा है बाहर आ जाएगा, साइन का माइनस कॉस होता है, एंड बस एल पहले से था ही, और ये डी टी बी टी हट जाएगा, इंटीग्रेशन तो सब हट जाता है, ये माइनस के साथ आया। तो ये निकल गया आपका आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। अच्छा, मैं माइनस कॉस थीटा को हटा दूँ? देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 10th क्लास के अंदर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर मैं लिखूं साइन थीटा माइनस 90, मैंने इधर अल्टरनेट किया तो मेरा आंसर भी अल्टरनेट होगा। अब हमारे टास्क में माइनस कॉस थीटा है, एंड आई वांट टू चेंज इट टू साइन, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी माइनस कॉस थीटा है। मैं इसे साइन में परिवर्तित कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा है ओमेगा टी, माइनस में 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। सवाल ये उठना चाहिए आपके दिमाग में, भैया ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि मुझे ना करंट को और वोल्टेज को कंपेयर करना है। वोल्टेज आपका वी एम साइन ओमेगा टी है, तो करंट भी साइन के फॉर्म में होना चाहिए था। अभी भी कंपैरिजन पूरी तरह से हिट नहीं हुआ है। यहां पर जो हमारा पहले रेजिस्टेंस का इक्वेशन था, उसे हमने क्या नाम दिया था? वी एम बाई आर, नीचे क्या था? रेजिस्टेंस, और उसे मैंने क्या कह दिया था? मैक्सिमम करंट कह दिया था। तो इस हिसाब से बच्चा आपको नहीं लगता कि ये भी मैक्सिमम करंट है? यानी इस इंडक्टिव सर्किट से चलने वाली मैक्सिमम करंट है। बिल्कुल। तो ये बना आई बराबर में आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आई एम में ये वी एम है तो नीचे वाला तो इट शुड बी आर, मीन्स व्हाट? रेजिस्टेंस। बट ये पूरी तरह से रजिस्टर नहीं है, ये इंडक्टर है। लेकिन किसी भी इंडक्टर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ओमेगा एल का एक अलग नाम दिया जाता है। ये ओमेगा एल को कहते हैं बच्चा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट्स जॉब इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोज करता है। इंडक्टर में भी तो अपोजिशन होता है ना, पढ़े थे आप इससे पहले लेंजेस लॉ में। आता है तो आने नहीं देता है, जाता है तो जाने नहीं देता, करंट बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देता, करंट घटता है तो घटने नहीं देता। दैट मीन्स ये अपोज तो कर रहा है ना यार। अगर अपोज कर रहा है तो इसका बिहेवियर इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। द फॉर्मूला इज ओमेगा एल, एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सएल के साथ। तो ये आपको क्या मिल गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट, जस्ट बिकॉज इट इज अपोजिंग द करंट, दैट्स वाई सिमिलर टू रेजिस्टेंस, द यूनिट इज सेड टू बी ओम। क्लियर बच्चा? ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से। तो अब देखिए बात करते हैं भैया कि हमारा जो करंट का इक्वेशन है वो ये है, और वोल्टेज का इक्वेशन ये रहा। क्या दोनों में अवस्था सेम है? अवस्था मतलब फील करवाया था आपको, अवस्था क्या होता है? अवस्था मतलब कि एंगल देखो अलग अलग है। यहाँ ओमेगा टी है साइन के साथ, और यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। मतलब क्या हुआ बॉस? मतलब ये हुआ कि करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज में ओमेगा टी है, करंट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। करंट पीछे चल रहा है, इसका मतलब क्या? वोल्टेज ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जहां जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम हुआ होगा, करंट को मैक्सिमम होने में थोड़ा एंगल की कमी आई होगी, मतलब करंट को थोड़ा वक्त लगा होगा। रेजिस्टेंस में क्या था? जहां जहां करंट मैक्सिमम हो रहा था वहीं वहीं वोल्टेज भी मैक्सिमम था। यहां क्या है? जहां वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, करंट को मैक्सिमम होने में थोड़ी सी लैगिंग हुई, वो पीछे चला, क्योंकि यहां पर पाई बाई 2 डिग्री का लैग है। टेक्निकली कहा जाता है वोल्टेज लीड्स
in inductor and current lag in inductor. And there is a wonderful shortcut to remember this because ये क्वेश्चन बहुत आते हैं. शॉर्टकट याद रखिए, भारत का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स लीग है IPL. इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है. दिस वे यू कैन रिमेंबर. ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे इक्वेशन. और IM इज इक्वल टू क्या है, VM अपॉन में XL. और XL क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर विच इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू ओमेगा इनटू L. अगर हमको ये मिल गया तो अब हमारा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर भी पावर कंज्यूम होता है जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस. बिकॉज भाई करंट तो यहाँ पर जीरो होगा, बट पहले एक बार डायग्राम आपको दिखाते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होना चाहिए. ओ हो टेक्स्ट बुक में चलते हैं डायग्राम के लिए. आइए बच्चा, लीजिए बच्चा, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आए तो पहले डेरिवेशन जो हमने अभी किया, उसके बाद ये डायग्राम, ये फेजर डायग्राम. ऐसा बोलेगा भी कि एक्सप्लेन विद द फेजर डायग्राम. तो देखिए वोल्टेज का डायग्राम तो आसान है समझ पाना. वोल्टेज का डायग्राम क्या है, कुछ इस तरह से है. ये आपका वोल्टेज, क्योंकि 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम है, 180 डिग्री पर जीरो होगा बिकॉज इट इज़ V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी. और जो करंट था दैट वाज IM एंड देन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई. करेक्ट ना बच्चा, ठीक है. अब करंट देखिए, अगर हम t को जीरो लेते हैं यानी हमारा ओमेगा टी जीरो होता है. स्टार्टिंग में जैसे ये जीरो होता है तो वोल्टेज जीरो हो गया, वोल्टेज जीरो है. बट t इज इक्वल टू जीरो पर आपका करंट देखिए क्या है. When I take t is equal to 0 or omega t is equal to 0, now it becomes sin minus 90 which is minus 1 and that is minus Im. तो देखो ये Im पर से शुरू हो रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा. 90 डिग्री पर सोचो क्या होगा, साइन 90 माइनस 90 जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो पर आ गया, तो ये ग्राफ ऐसे गया. देन इफ आई टेक एग्जैक्टली इक्वल्स टू पाई 180 माइनस 90 कितना हुआ बच्चा, 90. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर IM हो गया, तो ये आपके IM की वैल्यू, IM थोड़ा नीचे रहेगा तो ये ऐसे गया. नाउ क्लियरली यू कैन सी दैट बच्चा कि दैट मीनिंग ऑफ फेज, अवस्था, पोजीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट पीछे चल रहा है 90 डिग्री जितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री जितना पीछे चल रहा है. 90 डिग्री जितना पीछे चलने का क्या मतलब है कि जब 90 डिग्री हुआ तो वोल्टेज तो तुम्हारा मैक्सिमम था, करंट जीरो हो गया. फिर 90 डिग्री के बाद जब तुम्हारा ये वोल्टेज जीरो हुआ, ठीक है, तो उस वक्त तुम्हारा करंट क्या हो गया, उस वक्त तुम्हारा करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया. मतलब उल्टा चल रहा है, पीछे चल रहा है, उल्टा नहीं पीछे चल रहा है, तो करंट लैग होता है यहाँ पर, ये वर्ड याद रखिएगा. और वोल्टेज लीड करता है. तो ग्राफ समझ पड़ गया, ठीक है. अब ये ग्राफ के बाद में ये फेजर डायग्राम है, अब इसको भी समझाता हूँ. देखिए पहली बात तो वोल्टेज में फॉर्मूला है VM साइन ओमेगा टी. इसका मतलब है इस एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा ओमेगा टी, T1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दिस इज वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, ये VM यानी ये वेक्टर की वैल्यू है VM, राइट. अगर हम करंट में देखें तो ओमेगा टी तो था ही, लेकिन उसमें से 90 घट गया. देखो इनके बीच में ओवरऑल 90 है, बट 90 में से ओमेगा टी आपको घटा देंगे तो ये बचेगा आपका ओमेगा टी माइनस में 90. ओमेगा टी माइनस 90 नहीं है बेसिकली ये, सॉरी हाँ बच्चा, this is going to be, the entire is 90, this is omega t, तो this is going to be 90 minus omega t. Now a very important thing, अगर ये ऊपर होता तो करंट लीड करता, बट ये नीचे है इसलिए लैग कर रहा है. नीचे ही होगा ना, बिकॉज 90 माइनस ओमेगा टी, बट इन रियलिटी क्या है आपका ओमेगा टी माइनस 90. तो बचा हुआ एंगल भले ये है, बट नीचे जाए तो लैग, ऊपर जाए तो लीड. अब बस फिर ये रहा आपका करंट का इक्वेशन. करंट का इक्वेशन देखिए ये बन गया. अब इसी को इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया कि यहाँ पर करंट इधर है और वोल्टेज आपका इधर है, तो वोल्टेज आपका लीड कर रहा है और करंट आपका लैग. बस ये चीज़ है. अब इसी को रिपीट किया गया है. ये आपके वोल्टेज का इक्वेशन और ये आपके किसका इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन है. आई बात समझ में. अब हम यहाँ पर पावर की चर्चा करेंगे बच्चा, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही आगे आपको समझाता हूँ पावर के बारे में. हाँ देखिए, आइए पावर के बारे में. ये पावर भी पूछा जा चुका है आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार. आप किसी भी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हैं बच्चा, NCERT तो पक्का आने ही वाली है ना, तो याद रखिएगा. अब हम पावर की बात करते हैं. पावर इन इंडक्टिव सर्किट क्या होगा, पावर का क्या लगता है आपको. P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R. यहाँ हमारा जो I है बच्चा वो क्या है, IM का स्क्वायर देन साइन स्क्वायर ओमेगा टी minus pi by 2 and then R. Now if I have to find the average power, एवरेज के लिए मुझे ये सिंबल लगाना पड़ेगा जिसमें से ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उन्हें हम बाहर कर दें. IM का स्क्वायर एंड R बाहर चला गया.
एवरेज बचता है आपका साइन का स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर हम आई को नॉर्मल आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लेकर के चलते हैं तो काफ़ी बड़ा बन जा रहा है, बट आंसर वही आता है जो हम चाहते हैं। लेकिन आपको अगर मैं आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक्सप्लेन करूँ तो हम p बराबर आई स्क्वायर आर पे ना चल के नॉर्मल अगर हम इक्वेशन सोचें जो हमारे AC सर्किट के अंदर आ रहा था वह है v इंटू आई। अच्छा v आपका क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी। ये जल्दी हो जाएगा बच्चा, और टेक्स्ट बुक का जो दिया है वही मैं रिकमेंड करूंगा कि वही आप करें। जो हम बता रहे थे काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा, बट आता वही है जो हमें चाहिए रिजल्ट। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2, राइट ना। अच्छा देखो यहाँ चीज़ें बहुत आसान बन जाती है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है। आई स्क्वायर आर भी होता है फॉर्मूला, और वी आई भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, किसी से भी कर सकते हो। तो मैं इसे लिख सकता हूँ वी एम आई एम माइनस में साइन ओमेगा टी बच्चा, और ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। कैसे पता चला, क्योंकि साइन थीटा माइनस 90 माइनस में कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करने जा रहा हूँ, देखिए 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, 11th में आप पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, नॉर्मल मैथ्स के अंदर भी इक्वेशन होता है, बायो वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मैथ्स वाले तो समझ जाते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, सो माइनस वी एम आई एम बाई 2 एंड देन इट इज गोइंग टू बी साइन 2 ओमेगा टी, करेक्ट ना। अब एवरेज पावर अगर हम निकालें, एवरेज पावर, तो ये हुआ बच्चा माइनस में वी एम आई एम बाई 2, क्योंकि आप एवरेज लोगे तो सब कुछ मैक्सिमम होगा तो ये प्लस ही होने वाला है, और इन टू एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, साइन ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, जो भी कॉस और साइन के फंक्शन होंगे इनको आप एफ टी 1/t 0 to t से करके देख लेना, इसका आंसर 0 ही आएगा। और आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो यहाँ साइड में चूंकि दे करके रीजन कि एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पर रियल फील वाली बात है, समझना थोड़ा अच्छे से। कि सर्किट में जब एक इंडक्टर लगा होता है ना तो वो पावर को कंज्यूम नहीं करता है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है 0। अब इसका एक एप्लीकेशन है जो मैं चाहता हूं बच्चों कि आप कमेंट में आंसर करिए, मजा आएगा, तभी तो पता चलेगा हमें कितने प्यारे प्यारे लेक्चर्स को आप यहाँ तक देख रहे हो, राइट। वरना फिर सारे विद्यार्थी लास्ट में वही वन शॉट ढूंढते हैं जिसमें फटाफट फटाफट डेरिवेशन होता है, वो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगा। लेकिन ये पूरे साल की बात है बच्चा, तो आप अगर अभी से पढ़ लोगे ना तो जब फटफट रिविजन करेंगे तो उसमें और मजा आएगा। मेरा सवाल ये है कि आपने नाम सुना होगा चौक कॉइल का। चौक कॉइल में होता यही है, सोलेनॉइड जैसा एक इंडक्टर जैसा लगा होता है, वो सर्किट में क्यों लगा होता है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। गॉट द पॉइंट। फिर से रिपीट करते हैं, इंडक्टर के जैसा ही चौक कॉइल होता है, वो सर्किट में लगा होता है। क्यों लगा होता है, चौक कॉइल का क्या काम है, इस इक्वेशन से उसका क्या रिलेशन है, कमेंट करके बताइए, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये अलग से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 3 मार्क्स के अंदर, 2018 के अंदर ही CBSE में था ये 3 मार्क्स में। तो अगर आपको ये आता है तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि पावर इन दी इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज वी हैव वी एम साइन ओमेगा टी, करंट वी हैव आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, एंड देन ये पूरा का पूरा डेरिवेशन। और 5 मार्क्स में पूरा आ जाए तो फेजर डायग्राम भी बनाइएगा, जो हमने डेरिवेशन करा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 वो भी करना है, एंड ये भी आपको करना है। ये 5 मार्क्स के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें, तो आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई है। आइए अब इनके कुछ बेहतरीन सवाल हम करेंगे। 7.2 अच्छा सवाल है, इजी भी है। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, तो इंडक्टर आपको दे रखा है 25 मिली हेनरी का, फिर कहता है कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्टेज। जब तक ना बोले मैक्सिमम है तब तक आप उसे वही लीजिए जो कि गिवन है। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि एक्सएल पूछा है बच्चा, तो ओमेगा एल होता है, 2 पाई एफ एल होता है। क्या हमें ओमेगा दे रखा है, एफ दे रखा है, यस। तो 2 इंटू 22/7, फ्रीक्वेंसी 50, एंड एल 2 पाई एफ एंड देन एल। एल हमारे पास कितना है बच्चा, 25 मिली हेनरी, 25 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चा, यू विल गेट द आंसर। अप्रॉक्स से भी कर सकते हो अगर नीट के स्टूडेंट हो तो 7 तरीके के, इसको 3 मानिए, बाकी मल्टीप्लाई करिए 3 पॉइंट समथिंग, ये 3, फिर 5 तिहाई 15 दूनी 30 और 25 तिहाई 75, 7 समथिंग कुछ आएगा। ये तरीका जो है नीट के स्टूडेंट्स के लिए है, देखिए आया ना 7 के समथिंग आया। तो नीट वाले जो विद्यार्थी हो ना बच्चा, वो ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, ये मैं मेरे लाइव क्लासेस के अंदर बच्चा, अभी तो यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन आप अगर मेरे से लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हो, अपना पर्सनल डाउट सॉल्व करना चाहते हो, देखो 12th की भी तैयारी हो जाएगी और 11th का भी पूरा अच्छे से रिवीजन होगा।
दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा जो मेरे पेड बैचेस में आप ज्वाइन करते हो सक्सेस मंत्रा बॉक्स को। तो और ये बहुत खास है, अगर आप दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर लेंगे तो आप नीट को डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे। तो इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन करना है बच्चा, तो क्लास 24 ऐप डाउनलोड करके नीट सिलेक्ट करना। नीट में आपको प्रिपरेशन दिखेगा प्रहार बैच, वो सक्सेस मंत्रा बॉक्स उसी का नाम है, तो उसको ज्वाइन करिएगा। इन जस्ट 8000 आपको फिजिक्स भी मिल रहा है, केमिस्ट्री भी मिल रहा है, नीट का सिलेबस मिल रहा है, चैप्टर वाइज डीपीपी मिल रहा है, मॉड्यूल मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, सब कुछ। इट्स नॉट लाइक बाकी का प्लेटफॉर्म जहाँ एक छोटा अमाउंट दिखा करके फिर अंदर चार्जेस पे चार्जेस कराते रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे साल की फीस है, 8000 आपके सपनों के आगे कुछ भी नहीं है। चांस मत लीजिए यार, ड्रॉप के बारे में भी मत सोचिए। 12वीं में आप हो, निकलता है, बहुत सारे बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आते हैं, 680 प्लस मार्क्स आते हैं पहले अटेम्प्ट में ही। क्यों अपना लाइफ का एक साल पुराना बिगाड़ देना, करेक्ट। चलो तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसी में कुछ और भी पूछा था, एक्सेल निकल गया। अभी क्या पूछा है इसमें, आरएमएस करंट, आरएमएस से वी आर एम एस अपॉन में एक्सेल कर लोगे तो आसान है। ये रहा 28 एम्पियर लगभग आ रहा है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, फिर से वही जैसे इंडक्टर का वैसे ही कैपेसिटर का। तो रजिस्टर पढ़ लिए, इंडक्टर पढ़ लिए, अब कैपेसिटर की बारी। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडक्टर एसी सोर्स है, कैपेसिटर लगा हुआ है, पावर वगैरह सब यहाँ निकाल कर रखा है, बट मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्लाइड पर और इसको एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया से। तो ये देखिए बच्चा, ये हमारा एसी सोर्स, इसको लगाया हमने डिचकियों करके कैपेसिटर के साथ, ठीक है। तो ये एसी सोर्स की जो वैल्यू है वो है आपका Vm sin ओमेगा टी। इसमें से चलने वाली करंट के बारे में सोचते हैं। करंट हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए, एक कैपेसिटर चार्ज होगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा, राइट। कितना चार्ज आ सकता है, जितना कि यहाँ पर वोल्टेज होगा, Q बराबर सी वी। तो Q बराबर सी एज इट इज़, V हमारा कितना है, तो Vm sin ओमेगा टी। अब डेरिवेशन अगर आपको याद करना है तो चीज़ों को समझना शुरू करिए। हम चार्ज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें करंट चाहिए। अगर मुझे क्यू मिल गया है तो सिंपल आई बराबर डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो मुझे करंट मिल जाएगा। तो सी एज इट इज़, वी एम एज इट इज। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, बट डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू को हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। टी के साथ ओमेगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में नीचे आता है। ओके सर, यहाँ तक एकदम क्लियर है, ठीक है। क्या हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, वी एम कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसा। आई इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी, वी एम कॉस ओमेगा टी 1 अपॉन ओमेगा सी। ऐसा करने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है बच्चा, कि ये जो वी एम अपॉन ऐसा है ना हियर, ये जो आपका वी एम और 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसे हम आई एम समझ पाए। क्योंकि आई एम इज इक्वल टू होता क्या है, वी एम अपॉन आर। तो यहाँ पर ये 1 अपॉन ओमेगा सी जस्ट लाइक एक्सेल की तरह काम कर रहा है। फिर वापस हियर 1 अपॉन ओमेगा सी इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जनरली ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कैपेसिटर में क्या होता है कि पहले पूरी तरह से चार्ज हो जाता है बेचारा, फिर बोलता है अबे मैं तो चार्ज हो गया, अब करूँ क्या, तो फिर खुद को डिस्चार्ज करता है, फिर चार्ज करता है, फिर खुद को डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर के अंदर होता रहता है जब एसी सोर्स के साथ वो कनेक्ट होता है तो, राइट। इसीलिए वो भी रेजिस्टेंस का अपोज करता है, करंट का अपोज करता है। इसीलिए इसमें भी रेजिस्टेंस होती है और उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। इसे कहते हैं कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। लिखा, माफ़ी चाहेंगे, इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कुछ भी चीज़ बिना फील के मत पढ़िए, इसको फील कर लेंगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर रटना पड़ता है लास्ट में। गारंटी देता हूँ, मेरे वीडियोस को देखते हुए आप 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे। 30 मार्क्स आपकी जिम्मेदारी है बच्चा, प्रैक्टिकल। 70 में से 70 मेरी गारंटी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर। फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी। तो कुल मिलाकर के आपका करंट का इक्वेशन क्या बन गया, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। बट हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सर ऐसा करने के पीछे कारण, सर याद आ गया सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने इंडक्टर में भी कहा था कि हमें कंपैरिजन करना है। वोल्टेज का इक्वेशन देखिए, वी एम साइन ओमेगा टी है और करंट का इक्वेशन भी साइन के फॉर्म में, सो दैट इजीली वी कैन, हम आइडियलाइज कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब पता चल रहा है कि जो कैपेसिटर के अंदर हम करंट लगाते, कैपेसिटर को करंट करते हैं इसके साथ, तो आई लीड करता है। तो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि करंट इज लीडिंग बाई कितना डिग्री बच्चा, पाई बाई 2। यानी अगर इसका फेजर डायग्राम नॉर्मल सोचिएगा तो यहाँ आई है
तो यहाँ आपका VC हो जाएगा। अगर यहाँ VL रहता तो देखना ध्यान से बच्चा, अगर वोल्टेज ये ऊपर है ना तो वोल्टेज लीड कर रहा है, ये कौन सा नेटवर्क हो गया, इंडक्टर का, और यहाँ वोल्टेज नीचे है, मतलब ये लैग है। तो ऊपर रहे तो लीड, नीचे रहे तो लैग। तो यहाँ करंट लीड कर रहा है, करंट देखिए यहाँ लीड कर रहा है, लेकिन यहाँ करंट लैग कर रहा है, पीछे है, पीछे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में लीड, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में लीड लीड लीड, और इधर लैग, नीचे जाए तो लैग, ऊपर जाए तो लीड। अब इसी को आपके टेक्स्ट बुक में वो क्रॉस वाले मेथड से एक्सप्लेन करते हैं, चलिए वो देखिए, और फिर इसमें भी देखते हैं कि पावर कंज्यूम कितना हुआ। इसके लिए हम चलते हैं बच्चा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, माय डियर बच्चा, फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यस, ये देखिए, सबसे पहले वोल्टेज का डायग्राम आपको देख के इजीली पता चल गया होगा, ये आपके एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। सो ढिचकियाँ, दिस इज द डायग्राम ऑफ द वोल्टेज, जो कि अब तक के दोनों डायग्राम में सेम था। 90 पर वोल्टेज मैक्सिमम है, 0 पर वोल्टेज 0 है। या एक बार यहाँ इक्वेशन लिख लीजिए। बच्चा प्यार हो रहा है ना फिजिक्स के साथ, कमेंट करके 2 शब्द लिख दो यार, अच्छा लगता है ना। तो I बराबर में IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। लेट अस फाइंड आउट द करंट का इक्वेशन। सबसे पहले T0 है, T0 है, वोल्टेज 0 था, वोल्टेज 0 है। अब T0 पर साइन 90 यानी 1, तो ये पॉजिटिव आया, मतलब इधर आया। देखिए इंडक्टर में उल्टा था, इंडक्टर में यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैपेसिटर में यहाँ से, तो यही चीज़ आप इसको फॉलो कर लो। अब वोल्टेज का इक्वेशन देखिए ये रहा, करंटवा में ओमेगा टी प्लस 90 है ना, तो ये ओमेगा टी है ये, और 90 डिग्री इनके बीच में फेज डिफरेंस है। तो अब ये रहा करंट 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 करंट, और ये रहा वोल्टेज 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 वोल्टेज। तो अभी कौन कौन आगे चल रहा है बच्चा, करंट आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है, ऊपर है, और कौन पीछे चल रहा है, वोल्टेज। समझ गए। तो करंट आपका आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे है, क्योंकि वोल्टेज देखो, करंट ऑलरेडी यहाँ पर मैक्सिमम है, पहले ही करंट मैक्सिमम हो गया, बट वोल्टेज को मैक्सिमम होने में टाइम लगा, 90 डिग्री जितना। ये देखिए करंट यहाँ ऑलरेडी 90 है, 90 पर मैक्सिमम है, बट वोल्टेज को मैक्सिमम होने में 90 डिग्री जितना लैग हुआ। तो वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है, इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है ना। तो 5 मार्क्स में ये आ सकता है कि एक्सप्लेन अ सिंगल कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द एसी सोर्स, एक्सप्लेन एवरीथिंग, एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ करंट, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ करंट, तो करंट करके छोड़ देना। बट 5 मार्क्स में आया तो करंट, फिर ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम, उसके बाद पावर कंजम्पशन की बात करते हैं कि पावर का क्या हुआ, क्या इसके अंदर इन्होंने पावर भी लिया, कैपेसिटर ने लिया क्या पावर, चलिए देखते हैं। तो पावर कंज्यूम्ड इन कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर कंज्यूम कितना होगा, जरा हम वो देख लेते हैं। ठीक है। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई। V बराबर क्या है, VM साइन ओमेगा टी। कितनी आसान कर दी फिजिक्स मैंने बच्चा लोग। तो I बराबर में है IM साइन ओमेगा टी प्लस में π/2, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी VM IM/2 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, एंड हियर वी गो। 1 मिनट, हाँ सही तो है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया बराबर। तो अब देखिए इसके जगह पर क्या हो जाएगा बच्चा, साइन 2 थीटा। सो नाउ VM IM/2 सेम बच्चा, एवरेज साइन 2 ओमेगा टी, थोड़ी देर पहले भी देखे थे। तो अगर हम एवरेज लेने जाएँ तो ये 0 है, तो आपका पावर भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका भी आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि किसी भी कैपेसिटर में ऐसा क्यों हो रहा है कि पावर कंज्यूम 0 होता है। चलिए थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखिए रेजिस्टर में पावर कंज्यूम हो रहा था, उसके पीछे का कारण है रेजिस्टेंस, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट का अपोज करता है। करंट का अपोज कैपेसिटर और इंडक्टर में भी होता है, बट इंडक्टर और कैपेसिटर में कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है। जैसे कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। एनर्जी का कंजम्पशन कुछ कुछ लग रहा है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि पावर यहाँ पर 0 हो रहा है, ये तो मैथमेटिकली आपने समझा। थियरेटिकली फील करो कि क्यों ऐसा 0 है और अपना आंसर छोड़ो, और मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट्स भी देखते हो चैनल के बच्चा, देखा करो जरूर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे अमेजिंग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो ये हो गया। चलिए तो पावर यहाँ पर भी क्या होता है, 0 होता है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर 3 बहुत आता है, बहुत आसान है और बहुत प्यारा भी है सवाल, फील करते हैं इसको। एक लैंप है, लैंप मतलब समझते हो लाइट, तो एक लैंप है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर,
प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ डीसी एंड एसी कनेक्शन। चलिए, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक डीसी कनेक्शन के साथ बात करते हैं, फिर इसी लाइट में हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करके हम एसी सोर्स लगाएंगे। पहले डीसी के बारे में सोच लो बच्चा। अगर डीसी के बारे में हम बात करते हैं तो डीसी के केस में इस सर्किट से जो करंट चलेगी तो क्या ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ऑफर कर सकता है? डीसी में तो करंट ऐसे ही चल दी है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रीक्वेंसी कुछ होती नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो एक्सी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अगर रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट हो गया तो यहां से करंट आ ही नहीं सकती, लाइट ग्लो ही नहीं करेगा, तो लाइट विल नॉट ग्लो। समझ पाए? कैपेसिटर एसी प्यारा डिवाइस है, नॉट डीसी प्यारा, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी शून्य, 1/0 इन्फिनिटी, तो ये सॉरी जीरो लिखा मैंने, नहीं इनफाइनाइट लिखा है, छोटा लिख दिया। So when this becomes infinite, no current will pass through that. And what happens in the case of this AC? What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? अब हम कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं, डीसी में तो चला ही नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर रिड्यूस करें XC बराबर 2πfc, कैपेसिटर को घटा दो बच्चा, तो ये XC बढ़ जाएगा। अगर XC बढ़ गया तो करंट थोड़ा कम जाएगा, करंट थोड़ा कम जाएगा तो इसकी जो चमक होगी, जो ग्लो होगी, ब्राइटनेस होगी, वो थोड़ी डिम हो जाएगी। मतलब लाइट जितने प्रकाश दे सकता था उससे थोड़ा कम में प्रकाशित होगा। करेक्ट ना? चलिए, तो यहाँ लिखा है गेट्स चेंज, ठीक है, अभी तो पढ़ लेना, हो गया। आइए 7.4, एक 15 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, तुरंत लिखा डेटा, आसान है, न्यूमेरिकल, कनेक्टेड टू अ 220 वोल्टेज। ठीक है, 220 वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया। देखिए ये VRMS है, जब तक ना बोले पिक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज, डू नॉट कंसिडर इट एज अ VM, ऑलवेज इन चैप्टर नंबर 7 इट इज़ VRMS। कनेक्टेड है, फिर बोलता है फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अरे बाबू, ये तो बहुत ही सिंपल है, XC इज इक्वल टू 1/ωc यानी 2πfc, वैल्यू रखिए, आंसर लाइए। फिर बोलता है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। कर सकते हो ना? अगर मैं इसको डबल कर दूं, किसको? फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो XC आधा हो जाएगा, और करंट I बराबर क्या? VM/1/ωc यानी 2πfc। इसको डबल करोगे तो करंट भी आपका डबल हो जाएगा, है ना? आसान। ठीक है बच्चा, चलिए अब 7.5 की चर्चा करते हैं। 7.5 इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड इन अ AC सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन फिगर। लाइट बल्ब इंडक्टर लगाया हुआ है, द स्विच इज क्लोज एंड आफ्टर सम टाइम, स्विच को दबा दिए और कुछ देर के बाद एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड। देखिए, समझना इस बात को, स्विच को तुम जैसे ही टैप किए होंगे लाइट नहीं चली होगी। पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि इंडक्टर शुरू में करंट का अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, लेकिन कुछ समय के बाद बोल रहा है आफ्टर सम टाइम, और ये थोड़े समय के लिए होता है कि क्या करता है, रोकता है। बाकी जैसे ही समय बीत जाता है इसकी औकात खत्म हो जाती है, बैटरी पावरफुल है ही, AC सोर्स पावरफुल है ही, तो फिर उसके बाद इसमें से करंट को जाने देता है। यहाँ से नीट के बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं कि एक इंडक्टर को जब हम लगाते हैं किसी सोर्स के साथ तो T बराबर 0 टाइम पर क्या होता है, T बराबर इन्फिनिट टाइम पर क्या होता है। इसमें बच्चा करंट धीरे धीरे आती है, करंट धीरे धीरे जाता भी है, इसको कहते हैं डिके एंड ग्रोथ ऑफ द करंट। बट अभी आपके बोर्ड्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे, नीट के सिलेबस में ये डिस्कस कर सकते हैं बच्चा। हमारा जो दबंग सीरीज चल रहा है, सॉरी दबंग के साथ साथ प्रचंड सीरीज यूट्यूब पे चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा। और पर्सनली पढ़ना है तो एज आई सेड क्लास 24 ऐप इजीली डाउनलोड करके आप आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7984294085 पर संपर्क करिए और पढ़ाई करिए यार, है ना? बढ़िया से पढ़िए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पर कोई भी टीचर इतना अटेंशन देगा। बाबा SSP देंगे आपके बड़े भाई की तरह। तो भैया क्या कहता है कि यहाँ पर एक रॉड डाल दो, रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब इंक्रीजेस डिक्रीजेस अनचेंज्ड। बड़ा सिंपल सा सवाल अब बन जाता है अगर तुम इसका कॉन्सेप्ट समझते हो। देखिए बच्चा, रॉड डालते ही ना XL बढ़ जाएगा। XL क्या होता है? ओमेगा इंटू L। L बढ़ जाएगा ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस पूरी तरह से डिपेंड करता है कितना फ्लक्स में इंक्रीमेंट हुआ। अब यहाँ पर रॉड डालते ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इसमें से निकल रही थी वो इसके साथ लिंक हो जाएगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्स मोर, फ्लक्स मोर, फ्लक्स मोर तो L मोर,
एल बड़ा हो गया, एक्सएल बड़ा हो गया, एक्सएल बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से चलने वाली करंट डिम पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, और इसमें से पर चलने वाली जो लाइट है, जो हीट है या जूल हीटिंग है, वह कम हो जाएगा। तो बल्ब का प्रकाश कम हो जाएगा, यानी कि ग्लो इंक्रीजेस नहीं, क्या आएगा, डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर बी। देयरफॉर द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब डिक्रीजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। पेज नंबर है बच्चा 186। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें दी होती थी और बहुत प्यारे प्यारे चीजें होते थे। अब तो बहुत ही सिंपल बना दिया टेक्स्ट बुक, तो हर बच्चा मार्क्स ला सकता है। बहुत सारी चीजें काट दी गई। आप पहले का किताब देखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट थी चीजें, बट अभी बहुत प्यारा बना दिया किताब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 मार्क्स के अंदर बच्चा पूछा जाता है। ऐसे ही पूछता है कि एसी सोर्स बताओ, एसी वोल्टेज लगा है एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर के साथ, तो क्या सीन बनेगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए ये रहा बच्चा हमारे पास में एक इंडक्टर, ये रहा बच्चा हमारे पास में एक कैपेसिटर, और ये रहा बच्चा हमारे पास में एक रजिस्टर। यहाँ 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पुरानी किताब में एनालिटिकल मेथड हुआ करता था, बट 2019 के बाद उसे सिलेबस से हटा दिया गया। अभी सिर्फ फेजर मेथड है जो बहुत आसान है। एनालिटिकल मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, किताब में दिया भी नहीं है, हटा दिया गया है। जो बच्चे पुरानी किताब यूज़ कर रहे हैं ध्यान रखें, एनालिटिकल मेथड को मत करिएगा। जो बच्चे गुजरात बोर्ड या कोई और अदर स्टेट बोर्ड से हैं, उनके अगर किताब में है और उसके सिलेबस में लिखा है, तो मैं बता दूं, आप यूट्यूब पे सर्च करिए एनालिटिकल मेथड ऑफ एसी सर्किट बाई सचिन सर, यू विल गेट दैट वीडियो। उसमें 4 साल पहले वाले सचिन सर मिलेंगे, वाइट बोर्ड, बट मैं ही हूँ, ठीक है। तो एलसीआर लगा हुआ है। चलो अब देखो, अब यहाँ से V बराबर में है VM साइन ओमेगा टी। अब तीनों अलग अलग आप पढ़े थे, अब कंबाइंड है और कुछ नहीं है खास इसमें। यहाँ से चलने वाली करंट आई, इंडक्टर में करंट हमेशा लैग करता है, तो ये आपका VL हो गया। कैपेसिटर में करंट आपका लीड करता है, और इसमें जहां आपका वोल्टेज वहीं आपका करंट। तो अब ना ये तीनों डायग्राम को एक साथ हमें रिप्रेजेंट करना है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाली जो वोल्टेज है VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR प्लस LdI बाई dt प्लस Q बाई C है। यानी यहाँ पर मिलने वाली जो वोल्टेज है ना, वो इन सब के बराबर है। तो ऐसा MCQ पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ये एक MCQ बन गया, बट इसका डेरिवेशन में कोई पार्ट नहीं है। अब डेरिवेशन समझने के लिए हमें ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा, जो कि टेक्स्ट बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न होगा कि सर टेक्स्ट बुक में अलग दिया है, आप अलग बता रहे हो। है वही, खाली टेढ़ा किया टेक्स्ट बुक में, भाई अलग नहीं है। पूरे मार्क्स मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में। तो एक है आपका आई सब जगह पर है, तो देखो यहाँ पर आई हो गया, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज VR। VL कहाँ है बच्चा, ऊपर है, यहाँ कहीं पर VL है, और यहाँ कहीं पर VC है, ठीक है। VC नीचे है ना, VL ऊपर है। 2 कंडीशन होती है, अगर सर्किट में ये पावरफुल है, इसका एक्सेल पावरफुल है, तो इसका वोल्टेज भी पावरफुल होगा। तो इसीलिए अगर मैं एक ही लाइन के 2 वोल्टेज को एक जगह रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो दिस इज गोइंग टू बी VL माइनस में VC। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में VC माइनस VL लिखा है, तो उसका क्या मतलब हुआ, XC पावरफुल हुआ। वो केस है, कोई भी इमेजिन कर सकते हो, गलत बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है आप कितना मैग्नीट्यूड वाला इंडक्टर यूज कर रहे हो। तो दिस इज डेरिवेशन, वी कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल बनाइए। अगर मुझे VC माइनस VL लेना होता तो मैं नीचे लिखता। अगर VC माइनस VL हुआ तो मतलब ये हुआ कि सर्किट कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला पावरफुल है ना। लेकिन यहां पर हमने मान लिया कि VL ग्रेटर देन VC, ये सिचुएशन का हम डायग्राम बना रहे हैं। अब पैरेललोग्राम मेथड आपको याद होगा बच्चा, VR के पैरेलल ये भी VR, और ये आपका VL माइनस VC। तो ये हुआ आपका मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ दिस नेटवर्क, और ये है आपका फेज डिफरेंस फॉर LCR सर्किट। जैसे फेज डिफरेंस सिर्फ R होता तो क्या होता, 0। सिर्फ इंडक्टर होता तो क्या होता, 90। फिर सिर्फ कैपेसिटर होता तो क्या होता, 90 90 90 का फेज चल रहा था ना। लेकिन ये LCR तीनों है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है फेज डिफरेंस। तो हमने मान लिया 5, और 5 ये है। चलिए सबसे पहले 5 निकाल लेते हैं। अगर मुझे 10 5 निकालना है फॉर LCR सर्किट, दिस इज गोइंग टू बी VL माइनस VC अपॉन BR। व्हाट अबाउट दिस VL,
दिस इज गोइंग टू बी आई इंटू आर, मैक्सिमम करंट इंटू आर के जगह एक्सएल, ये आपका हो गया आई इंटू आर, कैपेसिटर है इसीलिए रेजिस्टेंस की जगह एक्सी और इसके जगह पर एक्सएल, और फिर ये हुआ आई एम इंटू आर। फिर से देखिए, इसके अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो होगा आई एम इंटू एक्सएल, मैक्सिमम करंट चल रही है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो होगा आई एम इंटू एक्सी, इसके अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो होगा आई एम इंटू आर, क्योंकि सीरीज में इसलिए रेजिस्टेंस सॉरी करंट सेम चल रहा है, मैक्सिमम करंट मान लिया हमने। तो ये देखिए आई एम कट गया तो ये आया एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, ये आपका टेन फाई है, यानी फाई कितना हो गया बच्चा, टेन का इन्वर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये एक्सी माइनस एक्सएल है, घबराइएगा नहीं, वहाँ उन्होंने एक्सी को बड़ा लेकर के किया है, पूरी बात डिपेंड करती है एक्सेल की वैल्यू क्या है, तो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है, आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल, इसे नाम दे दीजिए ए, इसे नाम दे दीजिए बी, इसे नाम दे दीजिए सी। एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है तो ऐसे ही करना, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। भाई ये किसके बराबर है, वी एल माइनस वी सी। नाउ वी एम का स्क्वायर की जगह पर आई कैन राइट आई एम का स्क्वायर आर स्क्वायर, सब जगह पर आई एम आएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चलिए आई एम को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आई एम का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, हेंस the only im is gonna be vm upon under root of r square plus xl minus xc का whole square, or I can write by dividing root 2 on both sides, this becomes irms is equal to vrms upon under root of r square plus xl minus xc का whole square। जेई मेंस हो, नीट हो, जेई एडवांस हो, कंपटीशन की कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सवाल बनते हैं। ये कौन सी करंट है, ये है करंट जो कि LCR सर्किट सीरीज में लगा हो तब चलने वाली करंट है। नाउ इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ बाबा ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, व्हाट वी राइट इन द ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो ऊपर वाला तो वोल्टेज हो गया, तो नीचे वाला रेजिस्टेंस है, सिर्फ R होता तो, सिर्फ L होता तो XL, सिर्फ C होता तो XC, बट नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ LCR, इसलिए इसका एक अलग नाम रखा गया, इसे कहा गया इम्पीडेंस। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस वर्ड है इम्पीडेंस, तो जब भी इम्पीडेंस शब्द हो समझ जाना वो LCR सर्किट की बात कर रहा है, यानी ये हो जाएगा Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बच्चा, सिंपल फॉर्मूला याद रखोगे तो आसानी से सवाल होता है यार, क्या है एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कई किताबों में पहले इसको बोलते थे रियल पार्ट, इसको इमेजनरी पार्ट बोलते थे, तो याद रखिएगा रियल पार्ट मतलब रेजिस्टेंस, इमेजनरी पार्ट मतलब एक्सएल माइनस एक्सी। समझ गए? तो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज करंट थ्रू एलसीआर सर्किट एंड दिस इज द एंटायर डेरिवेशन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में आता है, एक्सप्लेन द करंट पासिंग थ्रू द एलसीआर सर्किट, ऐसा सवाल होगा। आप PYQs भी आप चाहो तो इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हो यार, इस प्लेटफॉर्म पर ना बाबा SSP का जो प्लेटफॉर्म है आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको जो फिजिक्स में चाहिए वो सब मिलेगा और बेस्ट मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, इट्स माई गारंटी। चलिए तो ये भी हो गया, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन ही था, ये जो आपने किया फेजर डायग्राम सॉल्यूशन ही था। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक दैट इज़ रेजोनेंस। बहुत प्यारा टॉपिक है, किताब में बहुत चीज़ें काट दी गई हैं लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, जो कटी हुई चीज़ें उसको नहीं समझाऊंगा लेकिन बहुत डेप्थ में लेके जाऊँगा, मज़ा आएगा आपको। रेजोनेंस, सबसे पहले रेजोनेंस होता क्या है? तो रेजोनेंस ना एक इवेंट होता है। आपने कभी ऐसा देखा है बच्चा, किसी ग्राउंड नहीं, किसी गार्डन में आप गए हैं झूला झूलने, जब बच्चा झूला झूल रहा है ऊपर से आप भी एक ऐसा फोर्स मारते हैं तो किसी एक फोर्स पर झूला एकदम तेजी से सुई ऊपर जाता है। ऐसे तो ये 11th की फिजिक्स था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता था किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है।
फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर भी मतलब वही है, लेकिन सर्किट का इवेंट कुछ और है। तो रेजोनेंस शब्द जो होता है उसका मतलब यही होता है कि एक ऐसा इवेंट बच्चा जिसमें सर्किट से पास होने वाली जो करंट है एलसीआर सर्किट की वह मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। अब सवाल आता है कि सर्किट से पास होने वाली करंट आईआरएमएस है, आईआरएमएस को मैक्सिमम क्यों करना? वाई? चलो फील कराता हूँ। आप एग्जाम्पल देखो, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आपको जीवन भर याद रहेगा। ये है एक रेडियो और धरती पे लगा है यहाँ पर एक ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर समझते हो ना, एंटीना। यहाँ से सिग्नल छोड़ा जा रहा है, डिचकियाँ डिचकियाँ डिचकियाँ। अब जरा सोच करके देखिए कि ये सिग्नल ट्रांसमीटर का दुनिया भर के रेडियो में तभी पहुंचेगा जब इस सिग्नल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ताकत ज़्यादा होगी, है ना, पावर ज़्यादा होगा। पावर को ज़्यादा करने के लिए I²R के हिसाब से मुझे करंट को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अगर ज़्यादा नहीं होगा तो रेडियो तक पहुँचते पहुँचते सिग्नल मर जाएगा। ये रेडियो यहाँ पर रिसीवर है, ट्रांसमीटर तो कोई और होता है। जस्ट लाइक सेलफोन में से भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी करंट बहुत पावरफुल होती है, इसलिए वो हमारी बॉडी के लिए इतना हार्मफुल होता है। तो इसीलिए रात को सोते वक्त बच्चा फ़ोन अपने हार्ट के आसपास मत रखा करिए, बिकॉज फ्रिक्वेंसी अचानक तेज होगी, गए। और आजकल तो एक खतरनाक वेब सीरीज़ आई है भाई, उसके अंदर तो देख लो तो प्राणी निकल जाते हैं। ऐसा सच में एआई इतना पावरफुल हो गया कि आपका ये जो फ़ोन है वो सारा डेटा दे रहा है किसी को। असुर, क्या खतरनाक बंदा था उसमें, शुभ जोशी नाम का, ससुरा गजबई था। ठीक है, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ मर जाएगी, इसीलिए हमें आईआरएमएस को बहुत बढ़ाकर रखना पड़ता है, मैक्सिमम बढ़ाना पड़ता है। अब सवाल आता है कैसे? तो पहले आईआरएमएस का फॉर्मूला देखिए, तो ये है वी आर एम एस अपॉन में √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आई हैव टू मेक दिस करंट मैक्सिमम, तो मुझे इसे मिनिमम करना पड़ेगा। इसे मिनिमम करने के लिए बोल दो सर पूरा जीरो ले लो। प्रैक्टिकली सोचो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक दिस R, XL एंड XC जीरो। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो ही नहीं हो सकता भाई, ये रेडियो है तो रेडियो में सर्किट तो होगा ही, सर्किट होगा तो वायर होगा, वायर होगा तो लेंथ है, लेंथ तो रहेगा सर्किट में, रेजिस्टेंस है तो। एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आर बराबर रोएल अपॉन ए, जहाँ पर एल है वहाँ पर रेजिस्टेंस तो है, तो तुम रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर सकते, बट स्टिल यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस करंट ना, क्योंकि करंट मैक्सिमम होगा कैसे फिर? तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इंडिविजुअल हम इन्हें जीरो नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज XL माइनस XC इज इक्वल टू जीरो। मतलब इस रेडियो में लगा हुआ इंडक्टर जो कंपनी बनाई है, दिमाग लगाई है, उसके इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया है, उन्होंने इस रेडियो के अंदर एक ऐसा L और एक ऐसा C फिट किया है जिसका XL और XC सेम हो जाए। इसके सेम हो जाने से क्या होता है कि XL बराबर XC हो जाता है, ये आपका जीरो हो जाता है, IRMS आपका मैक्सिमम हो जाता है, और वो किसके बराबर होता है? VRMS अपॉन में R के बराबर होता है। इन शॉर्ट आपका इम्पिडेंस रिड्यूस्ड हो गया R के बराबर। अब XL बराबर XC से फायदा क्या हुआ वो भी समझिए। जैसे ही XL बराबर XC हुआ, XL का फॉर्मूला ओमेगा L, XC आपका ओमेगा C, दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर is equal to 1 upon LC, so frequency is equal to 1 upon 2 pi under root LC, because omega square 1 upon LC and then F is equal to omega बराबर 2 pi F। ये जो फ्रीक्वेंसी आई ना, इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे झूले पर रखा हुआ बच्चा, झूले पर झूलते बच्चे को तुम अपनी फ्रीक्वेंसी से मारोगे तो मैक्सिमम ऊपर तक जाएगा। इसीलिए किसी भी रेडियो के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर, जो भी डिवाइस है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी समझना चाहो समझ लो, उसके अंदर जो भी इंडक्टर और कैपेसिटर लगाए जाते हैं उनकी वैल्यू को सेम रखा जाता है, जिससे वो फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट हो जाए, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी हो जाए 1/2 और इतनी हो जाए कि जिससे कि ये यहाँ से निकलते सिग्नल को मैच कर पाए। जब यहाँ से निकलता हुआ सिग्नल इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है तो IRMS ढिचकियाँ होकर के मैक्सिमम हो जाता है और फिर ट्रांसमीटर के थ्रू रिसीवर तक पहुंच जाता है। गॉट द पॉइंट? ये हो गया। इसमें एक बहुत अच्छा ग्राफ है बच्चा जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, बस वो ग्राफ अभी, उस ग्राफ से सिर्फ एक इक्वेशन याद रखना है जिसको कहा जाता है IRMS वर्सेस ओमेगा ग्राफ। पहले इसका पूरा डेरिवेशन था, अब डेरिवेशन है ही नहीं, सिर्फ एक इक्वेशन है, और इस ग्राफ को थोड़ा मैं फील कराता हूँ। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया ना, ये था रेडियो और ये था ट्रांसमीटर,
ट्रांसमीटर से सिग्नल आ रहे थे रेडियो पे, अलग अलग करंट के सिग्नल्स आ रहे थे रेडियो में, और रेडियो की जो साउंड थी उसको एक मीटर के साथ लगाया था, उसको चेक कर रहे थे कहाँ पर साउंड मैक्सिमम गया। आपने सुना होगा कि 94.3 पे माई एफएम ही बजता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 माई एफएम विद लव गुरु। लव गुरु की आवाज़ थोड़ी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो रेडियो जो होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैच करता है। 94.2 या 94.3 पे रेडियो मिर्ची बजना है तो 94.2 और 94.4 पे नहीं बजेगा, आवाज़ थोड़ी ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ को समझिए, किसी भी स्टेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेट होता है और वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अगर आप उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा पीछे गए या थोड़ा आगे गए तो साउंड की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल करते 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 साइंटिस्ट लोगों को पता चला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर जो आपका करंट का ग्राफ बना वो ऐसा बना, ऐसा। इससे पहले गए या इससे बाद गए, करंट ऑलरेडी आपके पीक वाले करंट यानी आईआरएमएस मैक्सिमम से कम है। साउंड बेस्ट आपको इसी पर मिलेगा। साइंटिस्ट लोगों ने एक और चीज देखा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जहां पर एग्जैक्टली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पर एक ऐसे सिग्नल्स आते हैं जहां से साउंड आना शुरू होता है। ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर साउंड आना शुरू होगा। फिर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर साउंड आना शुरू होगा। ऐसा नहीं है भैया कि 94.3 माई एफएम 94.3 मेगा हर्ट्ज पर बज रहा है तो आप 0 हर्ट्ज पे भी सोचोगे तो ये रेडियो को करंट पहुंच जाएगा। नहीं, देखिए 0 पर ऑलमोस्ट 0 है, साउंड सुनाई नहीं दिया। फिर 50 हर्ट्ज पे भी सुनाई नहीं दिया, फिर 60 हर्ट्ज पे भी सुनाई नहीं दिया। अगर ये 94 है ना तो बहुत कम रेंज होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि 90 से लेकर के 94 के आसपास तक, 90 से लेकर के 96 के आसपास तक 90 रेडियो पकड़ेगा, अदरवाइज पकड़ता नहीं है। तो जहाँ से सिग्नल पकड़ना शुरू किया वहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने करंट देखा तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना उसका एग्जैक्टली √2 टाइम्स डिवाइड करंट था। और यहाँ पर जो पावर मापा स्ट्रेंथ का तो वो मैक्सिमम का आधा निकला। यहाँ पावर मैक्सिमम है स्ट्रेंथ सिग्नल का बिकॉज I² R है, लेकिन यहाँ I² R करोगे तो डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो I² R Pmax बाय √2 होगा। इसीलिए जब जब आपका पावर मैक्सिमम आधा हुआ उस वक्त के सिग्नल को ना बच्चा हाफ पावर बैंडविड्थ कहा गया। बैंडविड्थ का मतलब फ्रीक्वेंसी का रेंज, इसे डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिपीट माई सेंटेंस, यहां से यहां तक कोई भी रेडियो में साउंड सुनाई नहीं दिया, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी यहां से आ रही थी उससे निकलती करंट को ये रेडियो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। वो फिक्स किसी एक वैल्यू के बाद ही ऑब्जर्व कर पाता है। अगर 94.3 पर बजने वाला है तो 90 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 96 मेगाहर्ट्ज तक बजेगा। 90 से 94 के बीच में थोड़ा थोड़ा करंट सही होगा, साउंड बढ़िया आएगा, फिर धीरे धीरे साउंड खराब होगा। आप कभी ट्यूनिंग किए रेडियो को? पुराने ज़माने में जो अंकल लोग होते थे, पीके मूवी में भी आया था, ऐसा रेडियो लेकर के चलता था। छी ससुरा, बहुत गंदा सीन था। आमिर खान साहब छुपाए थे इज्जत, ठीक है। तो वो जो रेडियो पहले ट्यून करने वाला होता था ना तो टैं टों टों ऐसा करता था, आवाज़ आता था। तो ये वही वाला सीन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया बच्चा। इसे हाफ पावर बैंडविड्थ क्यों कहते हैं वो भी आपको बता दिया। अब जरा समझिए, ये ग्राफ बढ़िया है, ये ग्राफ बढ़िया है या ये वाला बढ़िया ग्राफ है? किस पर आवाज़ और बढ़िया होगा, शार्प होगा? ऑब्वियसली ये वाले ग्राफ पर, क्योंकि इसका जो IRMS मैक्सिमम है वो और ऊपर चला गया। तो इसे कहते हैं ग्राफ की शार्पनेस। ग्राफ की शार्पनेस को बढ़ाने के लिए हमें ये कम करना पड़ेगा, रेंज को कम करना पड़ेगा। मतलब कंपनी नहीं चाहती कि 90 से लेकर 96 तक का हमारा रेंज हो, सरकार को भी खर्चा। कंपनी चाहती है एग्जैक्टली 94.3 पर बजना है तो 94.2 से लेकर के 90 चलो मान लो 94 पर बजने वाला है सिग्नल, तो 93 से लेकर के 95 ये अच्छा है, या 93.99 से लेकर के 94.99 कौन सा अच्छा है? ये सिग्नल का रेंज या ये? ऑब्वियसली ये ना, बिकॉज यहाँ पर गैप कम हो गया। गैप जितना कम होगा ना IRMS मैक्सिमम उतना तेज ऊपर जाएगा, और वो जितना ऊपर जाएगा रेडियो को उतना बढ़िया क्वालिटी का सिग्नल मिलेगा। इसे कहते हैं क्यू फैक्टर। बस ये याद रखना था फॉर्मूला, बट ये आपको ज्ञान के लिए समझाया। क्यू फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल्टा ओमेगा, जो हाफ पावर बैंडविड्थ है।
तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी 1/√LC थी और डेल्टा ओमेगा बच्चा R/L होता है। देखिए L से L सब कट जाएगा तो 1/R√L/C आ जाएगा। तो Q बराबर क्या आ गया 1/R√L/C। दिस इज ऑल अबाउट RMS वर्सेस ओमेगा ग्राफ। अगला प्रश्न लेते हैं 7.6। एक रजिस्टर है 200 ओम का एंड कैपेसिटर है 15 माइक्रोफैराड का, कनेक्टेड इन ईसी सोर्स ऑफ इतना। देख के पता चल रहा है आर और सी का ग्राफ सर्किट है ये। पहले हम बोलता है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। बहुत आसान, देखिए IRMS इज इक्वल टू VRMS हमारा कितना है 220 वोल्टेज अपॉन √R² प्लस में XC²। तो पहले XC निकाल लीजिए। XC क्या होता है 1/ωc, 1/ओमेगा क्या होता है 2 पाई 22/7 ले लो, 7 ऊपर चला गया। और C कितना है कैपेसिटर 15 माइक्रो 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करिए, XC यहाँ रखिए, IRMS निकल गया। अब बोलेंगे सर XL कहाँ गया? XL है ही नहीं ना सर्किट में, सिर्फ कैपेसिटर है। B कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो B पार्ट का वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, तो ये हुआ IRMS इंटू आर एज पर द ओम्स लॉ। IRMS आपने निकाल लिया इंटू आर। इसी में बोला है इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। अब देखिए यहाँ जो एक बात पूछ रहा है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो VR निकालने के बाद वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर, VC भी आप निकाल लीजिए, दैट इज अगेन IRMS इंटू XC। और इनकी वैल्यू जरा हम निकालते हैं। तो ये आपका इम्पिडेंस निकल गया था, ये आपका IRMS निकला। उसके बाद B पार्ट में जब VR निकाला तो ये 151 आया और VC निकाले तो 160, यानी ऑलमोस्ट ये 311 के आसपास आ रहा है। पता है सवाल क्या पूछ रहा है? वो ये कह रहा है कि यार अगर हम यहाँ पर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाते हैं और नीचे AC सोर्स दे रहा हूँ मैं 220 वोल्टेज का, तो यार साला इसको हेड करने पर ये 311 साला कैसे पहुँच जा रहा है यार? खतरनाक है ना ससुरा, साला बहुत तेज खतरनाक वाली बात बता रहा है। वैसे जनरली हम क्या पढ़े हैं कि यहाँ का वोल्टेज इसके बराबर होता है। अब जरा दिमाग लगाइए, वो DC में होता है, ये AC है। क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ 220 वोल्टेज और यहाँ अलजेब्रिक सम करने पर जोड़ने पर ये 311 हो रहा है? उसका रीज़न है बच्चा आपका इधर का वोल्टेज कैपेसिटर का, और ये एक फेज में नहीं है, इनके साथ एक फेज में नहीं है। ये ऐसा रहता है ना, VL यहाँ रहता है और VC यहाँ रहता है ना। तो और फिर ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ रहता है। तो VR आपका यहाँ है और VC आपका यहाँ पर है। तो वास्तव में अगर आप ऐसा करेंगे VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, जो कि अलजेब्रिक सम नहीं होता बट आपका ये फेजर सॉल्यूशन होता है, तब आप देखेंगे कि लगभग 220 वोल्टेज के पास आता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि नीचे 220 दे रहे हो तो दोनों का सम करने पर 220 होना चाहिए, बट अलजेब्रिक सम तब जब DC सोर्स हो तब। बट ये कौन सा सोर्स है? AC सोर्स है, इसीलिए ये ऐसा सीन बनता है। Thus, if the phases difference between the two voltage is properly taken into account, the total voltage across the resistor and the capacitor is equal to the voltage। देखिए लगभग 220 वोल्टेज के आसपास आ रहा है when we do अंडर रूट। चलिए आइए अब पढ़ेंगे पावर इन AC सर्किट, द पावर फैक्टर। पावर इन AC सर्किट वैसे बेसिकली हम कैसे निकाल सकते हैं? तो VRMS P इज इक्वल टू V इंटू I। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा दैट इज ट्रांसफॉर्मर। आइए देखिए, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई है। V के जगह पर हम क्या करेंगे VM साइन ओमेगा टी, और I हमारा क्या है IM साइन ओमेगा टी। ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, हमें नहीं पता कितने से घट बढ़ सकता है, तो हमने डेल्टा मान लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, या फाई मान लो। मतलब करंट और इसमें फेज डिफरेंस फाई है। सिर्फ इंडक्टर होगा तो करंट जो है पीछे चलता है, और अगर ये होगा तो बढ़ेगा, तो मतलब -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है। सरलता के लिए हमने मान लिया कि कोई भी ऐसी सर्किट है तो करंट और वोल्टेज और फेज का डिफरेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तो ये 0 हो जाता है। चलिए तो ये आपका P है। अच्छा, अब ये P बराबर VM IM इंटू 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस में फाई करके हमने डिवाइड बाई 2 करा। जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है 2SS। जी बच्चा देखिए, तो ये जो है यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसे याद रखिए 2SS होता है तो C माइनस सी होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो इसे हम A लेंगे और इसे हम B लेंगे, ये जो थीटा है, करेक्ट। चलिए इसे अप्लाई कर देते हैं। तो इतना ट्रिगोनोमेट्रिक जो है आप लोगों को आना चाहिए फिजिक्स के डेरिवेशन को करने के लिए। तो cos A माइनस बी, तो पहले मैं करता हूँ A माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट गया, cos माइनस फाई फाई ही रहेगा।
फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। तो जब हम ए प्लस बी करते हैं बच्चा तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, और फिर क्या हो गया माइनस में 5, करेक्ट ना। चलिए तो ये आपका बन गया वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाइव और माइनस वी एम आई एम बाई 2 एंड देन कॉस 2 ओमेगा टी माइनस में 5। बट जब हम एवरेज पावर लेंगे, क्योंकि हमें एवरेज पावर ही लेना पड़ता है, तो एवरेज पावर में यहाँ देखिए कोई भी ओमेगा वाला फंक्शन नहीं है, बट इधर ओमेगा वाला फंक्शन है, तो ये जीरो हो जाएगा। बचता क्या है फिर वी एम आई एम बाई 2 एंड देन कॉस 5। यही आपका मेन पावर होता है एसी सर्किट का, ठीक है। तो ये बन जाता है वी आर एम एस, क्योंकि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं वी एम आई एम कॉस 5 एंड इंस्टीड ऑफ 2 आई कैन राइट √2 एंड देन √2। तो ये देखो क्या बन जाएगा वी आर एम एस, बाजू वाला क्या बन जाएगा आई आर एम एस कॉस 5 एंड दिस इज ऑल अबाउट पी। ये है पावर इन एसी सर्किट। यहाँ ये जो कॉस 5 है बच्चा, कॉस 5, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, पावर फैक्टर। और इसका फॉर्मूला होता है R अपॉन में Z, याद रखिएगा। कैसे आया R अपॉन Z, तो थोड़ा इसको फील कराता हूँ। हमें ये डायग्राम, फेजर डायग्राम तो याद रखना ही था। यहाँ R था, ये आपका X समझ लीजिए, सॉरी Z समझ लीजिए, और ये आपका क्या है XL माइनस XC, ये आपका 5। आप बोलेंगे सर ये तो VR था यहाँ पे, तो वोल्टेज की जगह पर R समझ लो, VR के जगह पर VL माइनस VC की जगह XC समझ लीजिए, VM की जगह Z हो गया। तो अगर हम tan phi देखें तो वो था XL माइनस XC अपॉन R, राइट बच्चा। तो लेकिन cos phi अगर हम देखें विच इज़ अ पावर फैक्टर, तो cos phi इज इक्वल टू वॉट दिस R बाई Z। अब यहाँ से स्पेशल केस, केस नंबर 1, ओनली R। अगर सर्किट में सिर्फ R है तो phi तो आपका 0 था, तो जो पावर फैक्टर है वो आपका 1 हो जाएगा। अगर सर्किट में ओनली C है तो phi आपका 90 डिग्री है, तो जो पावर फैक्टर है वह 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर सर्किट में ओनली L है बच्चा, तो phi अगेन आपका 90 डिग्री था, तो जो पावर फैक्टर है वो आपका अगेन 0 हो जाएगा। देखिए पावर फैक्टर के 0 होते ही जो पावर है वो 0 हो जाएगा। और ये चीज़ तो हम अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, जब सिर्फ कैपेसिटर कर रहे थे, सिर्फ इंडक्टर कर रहे थे, तो हमने देखा था वो 0 था। अभी यहाँ से भी 0 हो गया, बिकॉज कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर फैक्टर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। एक और केस है आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है फॉर रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस की हम बात करते हैं तो Z किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तब देखिए जो आपका पावर फैक्टर होगा तब भी 1 होगा, तो cos phi इज इक्वल टू क्या होता है R अपॉन में Z, यानी पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू 1। बच्चे गलती करते हैं, वो phi को निकालते हैं, phi फेज डिफरेंस है, बट पावर फैक्टर मतलब cos phi। अब देखिए वो जो रेडियो की मैंने बात की थी, उस रेडियो में LCR सर्किट में, जब LCR सर्किट लगा होता है और खास करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, तब बढ़िया खासा पावर होता है। उसका रीज़न है पावर फैक्टर आपका 1 हो गया, कॉस की जो मैक्स टू मैक्स वैल्यू जाएगी 1 होगी। P इज इक्वल टू VRMS IRMS होता है, तो cos phi को 1 किया, इसलिए पावर क्या हुआ मैक्सिमम हुआ। तो ये कहानी है आपके पावर फैक्टर की। चलिए इसी में वॉटलेस करंट का भी एक जिक्र किया हुआ है आपके CBSE सिलेबस में। तो ऐसा नहीं है कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो करता है, बट पावर 0 होता है, इसीलिए वॉट लेस करंट कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कैपेसिटर होगा और सिर्फ इंडक्टर होगा, पावर 0 के तो करंट 0 हो गया, नहीं, करंट चलता है लेकिन वॉट को 0 कर देता है, पावर को क्या करता है कंज्यूम 0 कर देता है, इसीलिए उसे वॉटलेस करंट कहते हैं। तो ऐसी करंट जहाँ पे हमारा कंज्यूम पावर 0 हो बट फिर भी सर्किट में करंट का अस्तित्व हो, उसे हम वॉटलेस करंट कहते हैं, ठीक है बच्चा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7.7 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। फॉर सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, अ लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस। पावर फैक्टर अगर कम हो, पावर फैक्टर अगर आपका कम हो तो लार्ज पावर लॉस है, ऐसा कह रहा है इन द ट्रांसमिशन। एक्सप्लेन कैसे। एंड पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। एक्सप्लेन। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझते हैं, आपके टेक्स्ट बुक का ही सवाल है। आइए बच्चा, बहुत ही प्यारा यहाँ पर सवाल पूछा है एनसीईआरटी ने, एंड दिस इज व्हाई एनसीईआरटी इज बेस्ट।
जब आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हो ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। सो यहाँ पर सवाल ये है कि कॉस फाई को मुझे कम करना है लार्ज पावर लॉस के लिए फॉर अ सर्किट यूज फॉर अ ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर। किसी पावर को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो सपोज वो जो पावर ट्रांसमिट करना चाहते हो आप वो है आई आर एम एस एंड देन कॉस फाई। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए बच्चा, ये पावर को आप ट्रांसमिट कर रहे हो इस वोल्टेज से। जैसे पावर जनरेट क्या होता है, V इंटू आई होता है, करेक्ट। पावर है क्या, एनर्जी है। तो अब आप ये जो एनर्जी बना रहे हो सपोज 1000 वाट का, वो आ रहा है इतने वोल्टेज और इतने करंट से, मल्टीप्लीकेशन से। तो मैं इस वोल्टेज से ये पावर जनरेट कर रहा हूँ, मतलब इस सोर्स से इतना पावर जनरेट कर रहा हूँ। फिर क्या कहता है, फॉर सर्किट यूज्ड फॉर, ये सर्किट लगाया यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पावर, इतना पावर जनरेट करने के लिए लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस। मतलब कहता है अगर ये लो है, कम है, तो पावर लॉस ज़्यादा हुआ। ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चा ये तो एनर्जी है ना, मुझे एनर्जी तो कांस्टेंट होगी भाई। 1000 वाट कंपनी जो बनाती है वो चाहती है, अभी ये ट्रांसफार्मर में भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिखाऊंगा अभी। तो कंपनी थोड़ी ना चाहेगी कि मेरा 1000 वाट पूरा जीरो हो जाए, कंपनी तो चाहती है कि 1000 वाट 999 के आसपास रहे। सो टू मेक दिस एनर्जी कांस्टेंट, इफ आई एम सेइंग कॉस फाई इज कम, तो इट शुड बी ज़्यादा। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस में पावर लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिस इज लॉस पावर। बात समझे? तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P इज इक्वल टू VRMS RMS cos phi, if cos phi is low then IRMS will be high to transmit this amount of power which is coming from VRMS. If the IRMS is more, according to the power loss formula I square R, the power loss will be high. That's it. तो अगर हम कहते हैं कि कम पावर फैक्टर है तो पावर लॉस ज़्यादा हो जाता है। दूसरा बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत लॉजिक भी है इसके अंदर। पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड by the use of a capacitor of appropriate capacitance in the circuit. पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमेशा कैपेसिटर का यूज किया जाता है, एक फिक्स वैल्यू का, अप्रोप्रिएट वैल्यू का। ऐसा कैसे, इसे समझाइए, ऐसा कह रहा है। आइए समझते हैं। देखिए यहां पर बच्चा V और I के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है आपका फाई, करेक्ट ना? ठीक है, ये हो गया क्या आपका फाई। किताब वाला ही डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझना। जैसे हम कहते हैं कि ये I है, ये V है, दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है फाई, तो उसी को हमने यहाँ पर कह दिया फाई। इस सिचुएशन में जो हमारा कॉस फाई होगा वो हो जाएगा R/Z। इस सिचुएशन में जो हमारा फेज डिफरेंस होगा वो हो जाएगा R/Z, सॉरी पावर फैक्टर होगा R/Z, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसे बढ़िया करना है, इंप्रूव करना है, तो Z मस्ट बी इक्वल्स टू R, बिकॉज उससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ये 1 होता है तो फाई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे अच्छा पावर फैक्टर तभी मिलेगा जब फाई इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और फाई 0 तभी हो सकता है जब ओनली रेजिस्टिव सर्किट हो। ओनली क्या हो, रेजिस्टिव सर्किट हो। बट यहां तो रेजिस्टिव सर्किट ऐसा कुछ बोल नहीं रहा। तो अब जरा इसको समझने के लिए दिमाग लगाते हैं। फाई 0 होने का मतलब है ये ऐसे हो जाए, I और V एक जगह पर आ जाए। क्यों ना हम I को यहां लाने के लिए ऐसा समझें कि I के 2 कंपोनेंट है, एक है IP और एक है IQ। मतलब एक वोल्टेज के पैरेलल है और एक वोल्टेज के परपेंडिकुलर है। सो दिस इज पैरेलल कंपोनेंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में आया बच्चा? ठीक है। अब हमें ये पता है कि cos phi इक्वल्स टू R/Z, सिर्फ अगर R होता तो फिर यही डायग्राम हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, V और I है तो यहाँ 2 करंट होगा, एक IP होगा और एक IQ होगा, है ना। और सिर्फ यही बचाने के लिए मुझे इसे 0 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर IQ होता तो वोल्टेज के परपेंडिकुलर होता तो cos phi 0 हो जाता। हम cos phi को इंप्रूव करना चाहते हैं, हम पूरी तरह से उसको 0, cos phi को अगर हम पूरी तरह से 1 लेकर के आए तो phi को मुझे 0 करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ ये कंपोनेंट ही इंप्रूवमेंट दिला सकता है। इस कंपोनेंट को बचाने के लिए मुझे इसको काउंटर करना पड़ेगा, मुझे इसे मारना पड़ेगा। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मारने के लिए ठीक सेम अमाउंट का एक ऐसा करंट अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, से IQ डैश, करेक्ट ना। और ये करंट लाने के लिए आप देखिए वोल्टेज से ये डायग्राम में हम जा रहे हैं, तो ये कौन सा डायग्राम हुआ, लीड हुआ या लैग हुआ? हम पीछे की तरफ जा रहे हैं बच्चा, ध्यान से समझिएगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था। दिस इज I एंड दिस इज V। वोल्टेज आपका लैग हो रहा था, करंट आपका लीड हो रहा था।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलते हैं ना तो लीड होता है। यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो करंट लीड कर रहा है, और करंट लीड सिर्फ एक ही जगह करता है, ओनली कैपेसिटर। तो इसका आंसर है कि अगर मुझे cos फाई को इम्प्रूव करना है तो एक फिक्स बढ़िया वैल्यू का, अप्रोप्रिएट वैल्यू का, ऐसा वैल्यू का कैपेसिटर लाइए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का काउंटर कर सके, और वो सिर्फ कैपेसिटर के अंदर ही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डन। ओके, ये कौन सा सवाल है? 7.8। हाँ 7.8। 7.8 कहता है सिनुसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्टेज है, 283 वोल्टेज है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच आर इज इक्वल टू 3 ओम, एल इज इक्वल टू इतना, सी इतना। फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। वेरी इजी बच्चा, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या एक्सएल हमें पता है? नहीं, बट हम एक्सएल निकाल सकते हैं 2 पाई एफ एल से, एक्सी भी हम निकाल सकते हैं 2 पाई एफ सी से। फिर ये दे रखा है पहला इम्पिडेंस निकल जाएगा, पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, एलसीआर सर्किट है बाबू, तो फाई इज इक्वल टू 10 का इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर रख दीजिए। तीसरा सवाल क्या बोलता है? द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड द पावर फैक्टर। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पी इज इक्वल टू आई वी एम आई एम कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट ना बच्चा? कॉस फाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं? आर बाई जेड। चौथे नंबर पर है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर, हाँ, आर बाई जेड। तो इसे पहले निकाल लो, फिर यहाँ पटक दो, हो गया। इट्स सिंपल कैलकुलेशन, ऑल यू हैव टू डू जस्ट पुट द डेटा एंड गेट द आंसर। देखिए इन्होंने निकाला हुआ है, पहले निकाला इन्होंने, इसका 4 ओम आया, ये आपका Z आ गया 5 ओम। फिर फेस डिफरेंस निकाला, एक्सएल माइनस एक्सी भी कर सकते हो, एक्सी माइनस एक्सएल भी कर सकते हो, घबराओ मत, 53 डिग्री प्लस में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, नेचुरल टेंजेंट बोर्ड के स्टूडेंट हो, शायद आप किसी बड़े बड़े महंगी कोचिंग क्लासेस में वो नहीं सिखाते टीचर, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। अगर आपको नेचुरल टेंजेंट, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस सब की वैल्यू देखनी है तो एक बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर बनाए बच्चा, या लॉग, एंटी लॉग, टेंजेंट कैसे देखते हैं, उसका एक बहुत प्यारा वीडियो है, लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, कमेंट में पिन किया हुआ वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो ये आप सर्च कर लो, लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको बाबा एसएसपी की वीडियो मिल जाएगी, 15-20 मिनट लगेगा, बस उसको देख लेना, क्लियर हो जाएगा। पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से भी आप निकाल सकते हैं, जो मैंने बोला उससे भी आप करेंगे, सेम आंसर आएगा। चलिए 7.9 पर आता है। सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वैरिड। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच द रेजोनेंस अकर्स। रेजोनेंस अकर्स होने के लिए फ्रीक्वेंसी का निकालने के लिए 1/2 पाई अंडर रूट एल सी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है, पहले का आंसर मिल गया। कैलकुलेट द इम्पिडेंस इन द करंट। बच्चा रेजोनेंस जब होता है तो इम्पिडेंस सीधा सीधा आर के बराबर होता है। और तीसरा बोलता है एंड द पावर डिसिपेटेड इन द रेजोनेंट कंडीशन। वेरी इजी, P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की वैल्यू रेजोनेंस पे क्या हो जाती है? 1। खत्म, ये हो गया आपका राइट। चलिए अब हम आते हैं आगे, हमारा लास्ट टॉपिक होगा, बट उससे पहले एक और एग्जांपल है। अरे वाह। एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द doorway of a metal detector for security reasons. If he is carrying anything made of metal, the metal detector emits a sound. On what principle does this detector work? रेजोनेंट पर काम करता है। देखिए होता क्या है कि आप एयरपोर्ट पर जब जाते हैं सिक्योरिटी चेकिंग, अगर आपके पास में कुछ मेटल होता है तो वो बीप करने लगता है। होता क्या है बच्चा कि उस मेटल डिटेक्टर में से करंट पास होती रहती है और उसको एक सर्किट के साथ जोड़ करके रखते हैं। जैसे ही कोई मेटल पास होता है किसी इंडक्टर के वाले जोन से, तो इसका एक्सेल चेंज हो जाता है, बिकॉज एल चेंज होता है। हमने देखा था ना कि एक रॉड इसके अंदर रख देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फाई चेंज हुआ, फाई की वजह से एल चेंज हुआ, एल चेंज होने की वजह से एक्सेल चेंज हो गया। अब अगर एक्सेल चेंज होता है तो ये वाला मेटल डिटेक्टर से जैसे कोई बंदा पास होता है जिसके हाथ में या कुछ घड़ी हो या कोई बेल्ट वेल्ट लगा हो तो पै 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 टी 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 करने लग जाता है। उसका रीज़न है कि जो करंट होती है आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में एक्सेल, वो चेंज हो जाती है। पहले नॉर्मली आदमी नहीं था तो जितना करंट रहता है उतना चलते रहता है, लेकिन यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा रहता है, तो जैसे ही आदमी जाता है पास होता है तो उसका कंप्यूटराइज सिस्टम ऑब्जर्व कर लेता है
कि भैया यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, वो चेंज हुआ, फाई चेंज हुआ, तो इस वजह से बीप 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 साउंड चालू हो जाता है। चलिए, बीप बीप नहीं होता, टी 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 ऐसा होता है। ओके, अब आएंगे हम हमारे आखिरी और सबसे बेहतरीन और प्यारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर। दिस इज सीरियसली बच्चा अमेजिंग लेक्चर्स। अगर आप दिल से यहाँ तक पहुँचे हो ना, ट्रस्ट में दिस विल हेल्प यू अलॉट। अब हमें ट्रांसफॉर्मर सीखते हैं। बेस्ट लेक्चर है बच्चा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बेस्ट। किसी भी स्कूल एंड किसी भी ऑफलाइन महंगे महंगे कोचिंग क्लास के साथ भी आप कंपेयर करेंगे तो भी इतना बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। दिल से ये सारे लेक्चर्स हैं। चलिए, नाउ विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मर है क्या। देखिए, आपके घरों में बहुत सारे ऐसे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ना कम वोल्टेज पर उनको काम चाहिए। अभी मैं बोलूँ कि मेरे घर में टीवी लगा हुआ है, टेलीविज़न लगा हुआ है, ठीक है, लगा है, और उसको 220 वोल्टेज थोड़ी चाहिए, उसको थोड़ा सा ही वोल्टेज चाहिए। तो कोई तो ऐसी चीज़ हो जो आने वाला सप्लाई 220 वोल्टेज का को कम कर सके। बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। आपके सोसाइटी में आसपास कहीं ट्रांसफार्मर लगा होता है जहाँ से सप्लाई का आता है, फिर वो ट्रांसफार्मर सब जगह पर घरों घरों में धीरे धीरे जाता है, कम वोल्टेज। आप देख रहे हैं एक जगह ऐसी एप्लीकेशन जहाँ वोल्टेज को बहुत ज़्यादा करना है, और एक एप्लीकेशन ऐसा जहाँ वोल्टेज को कम करना है। तो वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना, ये दोनों ही काम ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर लिखने के लिए अगर आएगा बच्चा लोग तो 4 से 5 मार्क्स में आएगा। मैं एक बार आपको आपका सिलेबस भी दिखा देना चाहूँगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। हाँ, सिलेबस में है आपके, ट्रांसफार्मर देखा ही हुआ मैंने। तो जब ट्रांसफार्मर लिखने को आता है बच्चा 4 से 5 मार्क्स में, तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखिएगा कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, एंड व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर मैं लिख लिख के भी आपको समझाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो पहला मुद्दा आप लिखेंगे व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, और इसमें आप क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में लिखिएगा। एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में जो बच्चे आते हैं उनके हैंड रिटन नोट्स भी मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो लिख रहा हूँ भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक मशीन है या डिवाइस है जो वोल्टेज को कंट्रोल करती है। आप ऐसे ही भाषा का यूज़ करेंगे, एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वोल्टेज को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को घटा भी सकता है और वोल्टेज को बच्चा बढ़ा भी सकता है। अगर वोल्टेज को घटाए तो उसे कह दीजिए कि वहाँ जो ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है वो स्टेप डाउन है, और अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो कह दीजिए कि वहाँ जो ट्रांसफार्मर लगाया है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। पहला ये हो गया। फिर दूसरा, ये ट्रांसफार्मर जो मशीन है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, यानी कि प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल आप लिखिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी कौन सा सिद्धांत, म्यूचुअल इंडक्शन। याद होगा म्यूचुअल इंडक्शन, द लास्ट द पोर्शन जहाँ पर हमने सर्किट, एक ही सर्किट के ऊपर 2 कॉइल लपेटा था, करेक्ट। तो दोनों कॉइल को लपेटा था, वही वाले सिद्धांत पर ये काम करता है। अभी देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। इसके बाद आता है इसका डायग्राम, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे, पूरा मार्क्स मिलेगा। तो देखिए इसके डायग्राम में ना बच्चा सॉफ्ट आयरन की प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है, सॉफ्ट आयरन की प्लेट। सॉफ्ट आयरन ही क्यों लेते हैं, उसके पीछे का बड़ा प्यारा कारण है, समझाता हूँ सॉफ्ट आयरन के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि देखिए जो सॉफ्ट आयरन होता है ना वो हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये हमारा डायग्राम थोड़ा उल्टा बन गया, जग 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 जग। जी बच्चा, तो मैं कह रहा था कि क्यों जो है यहाँ पर सॉफ्ट आयरन प्लेट का यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि सॉफ्ट आयरन की जो प्लेट होती है वो हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है। इनमें मैग्नेटिक फील्ड का लॉस नहीं होता। जितनी मैग्नेटिक फील्ड आप देंगे वो उतनी मैग्नेटिक फील्ड को लेकर चूस लेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का क्यों जिक्र आ रहा है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो बॉस बनता ही है ना। ये जो स्क्वायर प्लेट होती है ना, अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, तो यहाँ से मैं अगर इसको निकाल दूँ तो यहाँ आपको कुछ इंग्लिश का ई लेटर जैसा कुछ दिख रहा है। तो इसमें एक ना ई छुपा हुआ है और एक बच्चा आई छुपा हुआ है। तो ऐसे ई आई ऐसे करके प्लेट्स होती हैं। आप कभी अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर को कट करके देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक 3D इमेज दिखाई थी, 3D एनिमेशन दिखाया था, आज भी दिखाऊंगा, तो चिंता मत करिए। बट पहले समझते हैं। तो वो ई आई करके प्लेट्स जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं, और उसके ऊपर किया जाता है वाइंडिंग। वाइंडिंग तार को लपेटा जाता है।
तो इस तरह से जो है बच्चा वायर की वाइंडिंग रहती है। जिस तरफ वायर की वाइंडिंग की जाती है और जहाँ पर इनपुट सोर्स लगाया जाता है, जिसका आप वोल्टेज घटाना बढ़ाना चाहते हो, जहाँ पर इनपुट होता है, उसे हम ना प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ये सारी चीज़ आप किस में लिखेंगे? डायग्राम के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, डायग्राम कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कॉइल। द सोर्स और द कॉइल विच इज कनेक्टेड विद द इनपुट इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा ये जो दूसरा वाला कॉइल है, यहाँ पर लगा होता है कॉइल, और जहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल। तो यही वाले कॉइल में आपको आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिल सकता है, घट बढ़ सकता है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम। इसके अंदर दो चीज़ मेन है कि ई आई लेटर के अंदर हमारे सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं। सॉफ्ट आयरन इसलिए बिकॉज हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। जिधर हमारा इनपुट होता है वो इनपुट प्राइमरी कॉइल होता है और उसके अगेंस्ट वाला होता है सेकेंडरी कॉइल। अब ये तो डायग्राम से रिलेटेड बात हो गई। अब इसके बाद आएंगे हम लोग वर्किंग फार्मूला पर। किस पर आएंगे? वर्किंग फार्मूला पर। ये काम कैसे करता है? तो देखिए बच्चा, डायग्राम को ही देखिए। ये ना एसी के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ करंट बदल रहा है। जब यहाँ करंट बदल रहा है तो इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बदलेगी। किस में? प्राइमरी कॉइल में। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, EP इज इक्वल टू माइनस NP डी फाई बाई डी टी। NP क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। EP इज इक्वल टू माइनस NP डी फाई बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पर जितना फ्लक्स में चेंज हुआ ना, वो पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ आ जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ जितनी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई है वो सब यहाँ चली जाएगी थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन ही तो है, ये कनेक्टेड है। तो म्यूचुअल इंडक्शन, तो यहाँ जितना फ्लक्स में चेंज हुआ पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये चीज हुआ। अच्छा, तो सेकेंडरी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी में हम फैराडे लॉ वापस लगाएं, तो वहां पर हुआ ES इज इक्वल टू माइनस में NS डी फाई बाई डी टी। आप देखेंगे कि जो NP है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और NS का मतलब यहाँ जो टर्न्स है वो हम नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप यहाँ पूछ सकते थे कि भाई डी फाई बाई डी टी यहाँ अलग क्यों नहीं है, ये अलग है। तो वही तो बात हो गई, सॉफ्ट आयरन कोर है, फ्लक्स चेंज जितना यहाँ प्राइमरी में उतना सेकेंडरी में। अब इनका रेशियो लेते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। देखिए कितना स्मार्ट तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर काम किया। डी फाई से डी फाई कटा, NS अपॉन NP। अब दिमाग लगाइए, अगर ES बराबर में NS अपॉन में NP इंटू EP है, अगर दोनों में साइंटिस्ट ने नंबर ऑफ टर्न्स सेम रख दिया होता तो आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी और इनपुट वोल्टेज प्राइमरी दोनों सेम हो जाता। तो भजिया यूज हुआ। यूज क्या है? यूज है कि आउटपुट को बढ़ाओ या आउटपुट को घटाओ। तो पूरा खेल ये नंबर ऑफ टर्न्स का होता है। कंडीशन आ गई कि इफ NS इज ग्रेटर देन NP, मतलब सेकेंडरी ज़्यादा है प्राइमरी से, तो ऑब्वियसली ES आपका EP से बड़ा होगा। इसे हम क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाहता होगा साइंटिस्ट, वो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा देता है। सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया। और अगर सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या कम है, ES लेस देन EP होगा, मतलब इसे बोला जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दैट्स इट। तो स्टेप अप में ES ग्रेटर देन EP और स्टेप डाउन में ये फॉर्मूला, ये मेन इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का। इसके साथ बस एक सिचुएशन माना जाता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ऐसा बस मान लिया जाता है कि पावर लॉस नहीं हो रहा। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, पावर लॉस कुछ ना कुछ होता है। तो जब भी आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, इसका मतलब है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर कैसे निकालते हैं? V इंटू आई। इनपुट में आपका प्राइमरी वोल्टेज है, EP इंटू IP, और इसमें है ES इंटू IS। तो ये हुआ ES अपॉन में EP, तो IP अपॉन में IS। करेक्ट बच्चा? और ये आपका ES अपॉन NP किसके बराबर था? NS अपॉन में NP के बराबर। तो जब आइडियल ट्रांसफार्मर आए तो यूज दिस इक्वेशन। दैट्स इट मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको मज़ा आ गया ये समझ के। इसके अलावा
2 मार्क्स की थ्योरी में ट्रांसफॉर्मर लॉस आता है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो भी लॉसेस होते हैं वो ट्रांसफॉर्मर लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हमें किसका यूज़ कर सकते हैं हम, या कौन कौन से लॉसेस होते हैं वो जानना है। तो टेक्स्ट बुक की लास्ट लाइन पर ज़रा चलते हैं। ये देखिए, ये आपका सिलेबस चैप्टर 7वें चैप्टर का यहाँ ख़त्म हुआ। तो इसे आपको एक बार रीड करना है। ये लिखा हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड अबव अप्लाई टू आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जो मैंने आपको समझा दिया, विदाउट एनर्जी लॉस, बट इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेस ड्यू टू अगर इट हैपन्स ड्यू टू सम फॉलोइंग रीजंस। तो जो लॉस होता है उसके पीछे के कुछ कारण होते हैं, जैसे फ्लक्स लीकेज है। देर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होता है सॉफ्ट आयरन कोर के बाद भी। दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पर भी है, ठीक है। दैट इज नॉट ऑल द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी पासिस थ्रू द सेकेंडरी ड्यू टू पुअर इंसुलेशन, कह सकते हो आप, डिजाइन ऑफ द कोर ऑफ द एयर गैप्स इन द कोर। थोड़ा बहुत गैप होगा तो उसकी वजह से भी हो जाएगा। फिर नंबर 2 पर आता है जिसकी वजह से लॉस होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। अब वाइंडिंग किया तो कुछ ना कुछ पावर लॉस उसके अंदर भी होगा। फिर एक एडी करंट होता है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे मैं बता दूं, एडी करंट के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो ऑलरेडी है बच्चा, 20 से 22 मिनट का। आप खाली सर्च करिएगा एडी करंट बाय एसएसपी सर, यू विल गेट टू नो अबाउट एडी करंट। एडी करंट पहले चैप्टर 6 में था बट यहाँ नहीं है आपके सिलेबस में, बट फिर भी जब ये लॉसेस की बात आती है तो यहाँ एडी करंट आ जाता है। समझा देता हूँ एडी करंट होता क्या है। छोटा सा लॉजिक है, जैसे यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पर ना एक कंडक्टर है। वो कंडक्टर अगर घूम रहा है तो जब कंडक्टर घूमेगा ना बच्चा, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे, ऐसी करंट बनाएंगे जिसकी वजह से ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से देखिए, फील आ गया मुझे कि आप नहीं समझे, इसलिए कह रहा हूँ वो वीडियो देखिएगा अलग से, प्यारा सा एक वीडियो उसके ऊपर है। नॉलेज पूरा लीजिए बच्चा, इतना सारा ज्ञान अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो जरूर लीजिए। अब यहाँ पर एक कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर घूम रहा है, रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होंगे। अगर ये घूम रहा है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होंगे, और वो ऐसा घूम रहे होंगे कि ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। तो जब एक करंट इसमें घूमेगा तो ये प्लेट गर्म हो जाएगी कि नहीं, हीटअप हो जाएगी कि नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी चढ़ाने वाले मोटर चलते रहते हैं तो गर्म हो जाता है, पंखा गर्म हो जाता है, पंखे को कभी टच करिएगा चलते हुए गर्म हो जाता है, उसके पीछे कारण एडी करंट होता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए ना बच्चा, ये जो प्लेट जो घूम रही है ना, उसको ना स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको ऐसे कटिंग कर देते हैं। जैसे आप कोई भी मोटर वोटर का फैन देखेंगे ना तो वो इस तरीके का होता है। ये डिज़ाइन से अच्छा ये डिज़ाइन है क्योंकि इसमें एरिया कम हो गई। एरिया क्या हो गई? कम। एरिया कम होने से क्या फ़ायदा हुआ भाई साहब? अरे आर बराबर रोएल अपॉन ए। अगर एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर एक होता है हिस्टेरिसिस। द मैग्नेटाइजेशन इन द कोर इज रिपीटली रिवर्स्ड। हिस्टेरिसिस में क्या होता है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना, जब वो पंखा घूमता है तो रिवर्स हो जाता है। तो एक ये भी कारण है। इससे पहले के चैप्टर में हिस्टेरिसिस लूप भी है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये 4 मुख्य कारण है जिसको से ट्रांसफार्मर में लॉसेस जनरेट होते हैं। बस ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है एंड। दैट्स इट मेरे प्यारे बच्चों। इस पूरे क्लास की जो नोट्स है, जो इतनी बेहतरीन नोट्स हमने लिख लिख करके आपको समझाया अलॉन्ग विद एंटायर एनसीईआरटी, इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, 8 ही सवाल है, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। और ये जो मैंने इतना बेहतरीन नोट्स बनाया है ये आपको टेलीग्राम से मिल जाता है। प्लस बच्चा, अगर आप इसी तरीके की फिजिक्स ढंग से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से एकदम बढ़िया से, तो आपका नीट पक्का निकलना तय है मेरे बाबू। तो नीट को अगर निकालना चाहते हो तो बाबा एसएसपी का सक्सेस मंत्रा बॉक्स इन जस्ट 8,000 रुपीज़, नॉट ओनली क्लास 12th बट 11th का भी फिजिक्स आपको पूरा इंक्लूडेड मिल रहा है। नॉट ओनली फिजिक्स बट केमिस्ट्री भी मिल जाएगी। स्पेशली सक्सेस मंत्रा बॉक्स इज फॉर द नीट एस्पिरेंट। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो बच्चा, दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसी 8,000 रुपीज़ में हम आपको आपकी बोर्ड के टाइम पे जो क्रैश कोर्स बच्चों को अलग से मिलेगा, आप स्टूडेंट्स को इसी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इन जस्ट 8,000 यू विल गेट एवरीथिंग, सब कुछ। ठीक है, अभी ज़्यादा चैप्टर हुए नहीं है, अभी सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स और जो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट ही हुआ है। 11th की फिजिक्स चल रही है, तो यहाँ 12th का आप लेक्चर देख भी रहे हो और 11th की फिजिक्स आप मुझसे लाइव पढ़ पाओगे। इसीलिए सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप नीट को चांस नहीं देना चाहते तो, एक साल अपना बिगाड़ना नहीं चाहते तो। अदरवाइज लेते रहिए, रिपीट करते रहिए,
चलता रहेगा सिलसिला। इन्हें ज्वाइन करने के लिए आपको क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर और कोई प्रॉब्लम आती है तो लिंक में सारा जानकारी है, किस नंबर पर आप कॉल करके मेरे सक्सेस मंत्रा बॉक्स या प्रहार बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।